किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई उर्दू का जश्न कराया था, तो उसमें जब वो जा रहे थे तो उनके घर वालों ने उनसे कहा कि भाई ये तो तुम जो है वो एंटी नेशनल लोगों के यहाँ जा रहे हो। तो मेरा मकसद ये था कि मैं एक सेक्युलर टाइप का लिटरेचर जिनको पढ़ के मैं एथीस्ट हुआ। मैंने कोई हिंदी नहीं पढ़ी है, मैंने कोई जाके मैं अंग्रेजी की मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी हैं, मुझे नहीं पता साहब एथीज्म, मैंने रिचर्ड डॉकिंस से नहीं सीखा था एथीज्म क्या होता है। मुझे एथीज्म जो है वो सिखाया उर्दू के लिखने वालों ने। दोनों हाथों को कान पे ले जाके एक बात कह रहा हूँ कि आगे क्या अभी मुझे चीज बहुत खली है और मुझे बड़ा अजीब था वो क्यों इस तरह की चीजें इतना लंबा लंबा क्यों लिखते हैं। उनका नॉवेल एडिट होना चाहिए था। हमने एक किताब पढ़ ली और हमने समझा यही जहान है, हमने पढ़ लिया बस, और यही बस, अब तो सब जाहिल है। अब अगर पुनीत कुसुम ने ये नॉवेल है, पुनीत कुसुम को कुछ नहीं कहता। तो ये गुफ्ता गालिब एक बार पढ़कर उसे सुना कि यूं, यानी कि गालिब का कलाम उसे पढ़ के दिखाओ कि देखो फारसी से भी अच्छा अगर कोई कलाम कहा जा सकता है उर्दू में तो ये है। इस तरह की शायरी थी कि जिसमें एक आदमी जिसकी उम्र हो चुकी है वो एक इस तरह के लड़के को पसंद करता है जो कि जिसके मूछें भी अभी नहीं निकली, सादा बोलते हैं वो। 90% गजल कचरा है, आप उसको दरिया में बहा दीजिए, वो आप लिखी नहीं गई है ढंग की। गजल का सबसे बड़ा मुखालिफ भी मैं, लेकिन मैं उसके पीछे वजह बताता हूँ कि गजल के इस कल्चर ने, वाहवाह ने, तारीफ ने जो है हम लोगों को बर्बाद कर दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुसुम है और पोशंपा की इस कड़ी मुलाकात में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं तसनीफ। तसनीफ एक उर्दू शायर हैं, कहानीकार हैं और साथ ही वो YouTube पर विशालतम डिजिटल हिंदी उर्दू ऑडियो लाइब्रेरी में से एक अदबी दुनिया के संस्थापक और संपादक हैं। आज हम तसनीफ से बात करने जा रहे हैं। तसनीफ, आपका स्वागत है। तसनीफ, मैं जो सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ वो पोशंपा के जो पाठक जो पहली बार आपको देख पढ़ सुन रहे हैं उनके लिए बताएं कि अदबी दुनिया क्या है और कितने समय से आप उस पर काम कर रहे हैं और आपका अब तक का उस पर काम करने का अनुभव क्या है। अदबी दुनिया असल में मैं 2016 में ये मैंने शुरू किया था। ऑडियो मतलब एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मतलब उस वक्त मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैं सोचा इसका ऑडियो भी करते हैं। तो मैंने वो ऑडियो किया और वो मेरे दोस्तों को बड़ा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि भाई ये काम आगे करना चाहिए। फिर आर्टिकल्स हैं, फिर हिंदी कहानियां हैं, उर्दू कहानियां हैं, हमने इसका एक सिलसिला शुरू किया। अच्छा, उस वक्त मकसद भी यही था जब शुरू हुआ और बाकायदा सोचा कि भाई इसको एक लगातार करना चाहिए। तो फिर ये उसके पीछे जो कॉज था वो ये था कि भाई आपको शायरी तो जा बजा मिल जाती है, शायरी आपको इंटरनेट पर बहुत आम मिल जाएगी, शायरी बहुत पसंद भी है लोगों को, कोई ना कोई पढ़ के डालता रहता है, उसकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी बन जाती हैं आसानी से। लेकिन ये है कि जो कहानी की बात आती है, की बात आती है, वो जो है वो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा, एनर्जी बहुत जाएगी जी। वो मुझे लगता तो है आपने उस पर काम किया। तो भाई आज मैं अगर आपसे पूछूं कि उस पर अदबी दुनिया के कितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और आपने कितनी उस पर कहानी या कितनी वीडियोस डाल दी हैं उस पर इस वक्त? तकरीबन 1200 के नजदीक उस पर वीडियोस अभी तक अपलोड 1200 के नजदीक वीडियोस हैं। अच्छा, बिल्कुल, और 1200 से शायद कुछ ऊपर ही हो गई हैं। लेकिन यह है कि अभी मैं अभी इससे मुतमईन नहीं हूँ, ज़ाहिर है और काम करना है, बहुत सारा काम करना है। उसका एक मैं आपको मकसद और बताना चाहता था, वो बात भूल जाऊंगा। बात ये थी कि हम चाहते थे कि उर्दू जबान जो है ना, उर्दू जबान के साथ बहुत सारे टैग्स लगे हुए हैं। जैसे क्या है कि सिर्फ मुसलमानों की जबान है। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों से बात सुनी भी है। इवन मेरे कोई दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई उर्दू का जश्न कराया था, तो उसमें जब वो जा रहे थे तो उनके घर वालों ने उनसे कहा कि भाई ये तो तुम जो है वो एंटी नेशनल लोगों के यहाँ जा रहे हो। अच्छा। तो ये हुआ है, उर्दू को गद्दार जबान भी कहा गया, जब पार्टीशन हुआ तब भी कहा गया। कहने वालों की अपनी एक हो सकती है, उसके पीछे उनकी अपनी एक ठोस वजह होती है, और उस ठोस वजह को और ठोस बनाने में उन लोगों ने बहुत काम किया जो उर्दू के लिए, जाहिर है, जो अपने आप को उर्दू का अलमबरदार कहते थे। तो मेरा मकसद ये था कि मैं एक सेक्युलर टाइप का लिटरेचर
जिनको पढ़ के मैं एथीस्ट हुआ। मैंने कोई हिंदी नहीं पढ़ी है, मैंने कोई जाके मैं अंग्रेजी की मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी हैं, मुझे नहीं पता साहब एथीज्म, मैंने रिचर्ड डॉकिंस से नहीं सीखा था एथीज्म क्या होता है। मुझे एथीज्म जो है वो सिखाया उर्दू के लिखने वालों ने। अच्छा, मुझे ओके। उर्दू के लिखने वालों ने बताया कि साहब ये आप समाज पे, खुदा पे, मजहब पे, तमाम चीजों पे सवाल कैसे उठा सकते हैं। ये तो मुझे मेरी जड़ों से जुड़ने पे मालूम हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ऐसी जबान है। मैं कह रहा हूँ कि बस उस पर कब्जा है, कुछ मौलवी टाइप लोगों का कब्जा जरूर है, और वो हमेशा रहता है हाँ, जबान पे। धर्म वालों का, कुछ धर्म के ठेकेदारों का, हिंदी पे भी होगा, हिंदी जी, पे जी, भी जी, है, लेकिन बिल्कुल है। उसको छुड़ाना चाहिए, उसका भी चाहिए कि उससे छूटें। जी। खैर, मैं अदबी दुनिया पर बात कर रहा था, लेकिन आपने जो बात कही ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मुझे आप ये बताइए कि जो जिसको चीज़ को आपने सेक्युलर लिटरेचर कहा है, उसका क्या मतलब है, और ये लिटरेचर से कैसे एथिस्ट बन गए आप? क्योंकि मैं तो आज भी देखता हूँ कि जो 40-40, 50-50 सालों से लिख रहे हैं, या जो बहुत अच्छे, जिन्होंने किताबें उनकी हर साल तकरीबन आ जाती हैं, वो भी भगवान से, आस्था से, अपने त्योहार की ग्लोरिफिकेशन से, इन सब से चीज़ों से तो दूर नहीं रह पाते। और मैं अपने दिमाग में भी सोचता हूँ कि मेरे मन में भी अगर ईश्वर के अस्तित्व पर किसी ने सवाल उठाया है, तो वो उन किताबों ने नहीं उठाया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस सिर्फ एक तो समाज ने नहीं उठाया, किताबों ने उठाया, और उन किताबों ने नहीं उठाया जो कि जिनके कवर पे ही लिखा रहता है कि हाँ, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। मुझे ईश्वर, मेरे मन में ईश्वर के प्रति सवाल उठाया होगा तो शायद प्रेमचंद ने कहीं उपन्यास के बीच में कहीं उठा दिया होगा। तो ये जो आप बता रहे हैं कि आप साहित्य से एथिस्ट बन गए हैं, इस पर कुछ थोड़ी सी बात कीजिए, फिर हम अगली बिल्कुल, दुनिया पर वापस आएंगे। बिल्कुल सही है। मैं सेक्युलर और एथीज्म जाहिर है बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, 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 सेक्युलर लिटरेचर से मुराद ये, मैं जो एथीस्ट हुआ हूँ वो उसके बारे में भी बताऊंगा, पहले इस जी। बारे में बात कर लेते हैं। हम्म, जाहिर है कि जब हमने पढ़ना शुरू किया, और इस तरह के फिक्शन खासतौर पर जब पढ़ना शुरू किया, तो ऐसे लोगों को पढ़ा जो मतलब सख्त किस्म के जो धर्म से ऊपर उठ के चीजों को देखते थे, जो चाहते थे कि सियासत में किसी तरह से धर्म का कोई मतलब अमल दखल ना हो, हम्म, जो ये नहीं चाहते थे कोई पॉलिटिक्स और रिलीजन को आपस में मिला दिया जाए, ठीक है ना। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा काम किया है। उर्दू के जो बड़े नॉवेल्स हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे, अब वो तो उसमें आपको वो चीज नजर आ जाएगी। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है, मैं उन क्लासिकल नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनमें धर्म बहुत ठूसा गया था, हाँ, आगे आए तो तरक्की पसंद को खासतौर पे इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। जी, उन्होंने ऐसा लिटरेचर लिखा। आप देखिए, अब ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी है, ठीक है ना। एक जी, लड़की में उन्होंने बाकायदा उसका जिक्र किया है, मैं नाम भूल रहा हूँ वो जो किरदार है, तो वो उन्होंने, सलमा शायद कुछ उसका नाम है, कि जिसके बारे में उन्होंने बाकायदा बताया कि साहब ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी एएमयू जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, उसमें एक लड़की के दाखिला लेने के बाद किस तरह की मुखालफत की थी हाँ, लोगों ने, हाँ, ठीक है ना। बहुत अच्छी कहानी है वो। जी, जी। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है। तो किस तरह की मुखालफत की थी। फिर मैं बात करता हूँ मंटो की। मंटो ने 2 कौमें लिखी। आज जिस हम्म, बात पे हम, आज जो कानून बन रहे हैं, लव जिहाद की बात हो रही है, दुनिया वगैरह, उस वक्त कहीं जिक्र नहीं था इन सब चीजों का। हम्म, अब उसको कोई भी नाम दे दे, लेकिन हमने तो बहरहाल एक चीज देखी है, जो मुसलमानों में मैंने ज्यादातर देखी है, कि भाई वो जब शादी आदि की बात आती है तो कहते हैं हाँ हाँ प्यार तो है, लेकिन अगर मुसलमान तुम हो जाओ तो सुभान अल्लाह। तो वो हाँ, जो है, उसमें मंटो इस इशू को वो समझ रहा था ना, कि उसके उसके समाज में ये मसला है बहुत गहरा। तो 2 जी, कौमें नाम की उसने बाकायदा कहानी लिखी उसमें। तो मैं कहता हूँ कि मैंने तो भाई इस तरह का लिटरेचर पढ़ा, मैंने इस तरह के लिटरेचर से सीखा कि भाई हमारे यहाँ किस तरह के लोग हैं। कृष्णचंद्र ने अच्छी कहानियां लिखी हैं, रामलाल ने कहानियां लिखी हैं, इस्मत चुगताई की कहानियां हैं। आप सबसे, मैं तो कहता हूँ जो बहुत नाम नहीं होता है, मैंने नीलोफर इकबाल की कहानियों में बहुत महसूस किया कि भाई बहुत गहरी बातें हैं। और जी, खास तौर पे जाहिदा हिना तो जाहिर है उन्होंने बहुत, आप उनका उनका नॉन फिक्शन पढ़ लीजिए, उसमें बड़ी जी, कमाल की बातें हैं। हम्म, फिर एक नाम है हाजरा मसरूर। हाजरा मसरूर ने खास तौर पे औरतों के हवाले से तो लिखा ही लिखा, उन्होंने मुसलमानों के यहाँ जो लोअर क्लास है उसके साथ किस तरह का प्रेजुडिस है उस पर भी लिखा। उस तो पर भी मैंने लिखा, तो जी। उस तरह का लिटरेचर, हम्म, तो वो लिटरेचर पढ़ने के बाद मुझे तो ये समझ में आया भाई, मैंने असद मोहम्मद खान की एक कहानी है नर्मदा, वो पढ़ी। इवन पाकिस्तान में जिन लोगों ने लिखा है, जी, नर्मदा कहानी आप पढ़, आपको वो शेरशाह सूरी के उस एरा में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि उस वक्त हिंदू मुसलमानों का ताल्लुक किस तरह का था। उसकी हम्म, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन बस छोटे उस पर बता रहा हूँ कि एक 2 राजपूत हैं, वो एक बच्चे को, मुसलमान बच्चे को बचाते हैं मतलब हमले से एक, और उसको ले जाते हैं अपने साथ।
और तो कोई पानी नहीं पी रहा होता है वो एक कुएं का, तो उसको खैर पानी देते हैं और उसके साथ लेके जाते हैं उसको। तो बच्चा जब खाना खाने लगता है तो वो जो बाप होता है वो बेटे को, उस लड़के को डांटता है कि रुक जा। तो बच्चा बोलता है, एकदम चौंक जाता है, उसका निवाला हाथ में होता है, तो बोलता है तुझे बिस्मिल्लाह करनी नहीं सिखाई किसी ने। ये हमारी रिवायत थी जी कि हिंदुओं को पता था कि मुसलमानों के यहाँ क्या चीजें, मुसलमानों को पता था कि हिंदुओं के यहाँ क्या चीजें। तो बहरहाल एक जो सेक्युलर रिवायत रही थी उसको उन्होंने हाँ ज्यादा मजबूत करने की की है कि अवाम का जो रिश्ता है आपस में वो जी गहरा जी रहे, हाँ। मजबूत रहे। जो जो बेसिकली जिसे हम अच्छा साहित्य कहते हैं या जिसको हम पसंद करते हैं, उसमें दो चीजें ये मोटी मोटी निकल कर आती हैं कि एक तो ईश्वर की बात ना भी करें, लेकिन धर्म की जब कट्टरता हमारे सामने आएगी तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ये ज्यादातर सभी धर्मों में बराबर है जी। एक दो कहानियों का खास जिक्र करना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ ईरावती एक कहानी हूँ, ये कहानी मैंने अपलोड भी की है अदबी जी दुनिया पे। खालिद की कहानी है, पाकिस्तान में है। जी पाकिस्तान में मंदिरों की जो सूरत हाल है, मंदिरों में जो लोग हैं जो पूजा जी करते हैं, जो आते हम्म, हैं, वहां पे माइनॉरिटी वहां कितने खतरे में है। जी वहां आप मूर्तियां नहीं रख सकते, वो मूर्तियां कभी भी तोड़ दी जाती हैं, पोस्टर लगा दी जाते हैं वहां पे। हम्म, तो उन्होंने उसके हवाले से लिखा है, बहुत जी अच्छा लिखा है। हम हाँ जब उसको पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है ना कि भाई राइटर का यही काम है, बिल्कुल हाँ राइटर को इन सब चीजों पे लिखना चाहिए, ये सेंसिटिव हम्म, इश्यूज है। तो मैंने तो उस तरह का लिटरेचर पढ़ा है और जी उस जी तरह के जी लिटरेचर से सीखा है। हाँ। और तो मुझे भी याद मुझे आता है जरूरी जैसे जिंदगी नामा हम पढ़ते हैं कृष्णा सोबती का, तो हमें पता चलता है कि जो चीज आज के राजनीतिक मतलब जो एक परिवेश बन गया है और जिस तरह की बातें की जाती हैं, अब फिर वही बात है, हम जिस परिवेश में जिए नहीं, हमारा जन्म अभी कुछ सालों पहले जब हमारा जन्म हुआ है, उससे पहले जो बातें रही, जिस तरह का रिलेशन दो धर्मों के बीच में रहा, उसकी बातें अगर हम कहीं पढ़ सकते हैं तो वो साहित्य में पढ़ सकते हैं। वो शायद बहुत ज्यादा इतिहासी किताबों में तो हमें नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये साहित्य का काम है मुझे जी लगता है। जी हाँ हाँ थोड़ा बिल्कुल सा सही उन बात। सब चीजों का, जो राइटर्स लिख सकते हैं और जिनकी दिलचस्पी भी है उन्हें तो जरूर लिखना चाहिए मुझे जी लगता है। जी तो मैंने वो चीजें हैं और उसी तरह की चीजें मैंने सोचा अदबी दुनिया के जरिए मैं लोगों तक पहुंचाऊं। जी जी ठीक है। मेरा अगला सवाल भाई ये कि अदबी दुनिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं, देखिए मैंने कोशिश की बीच में, इवन शायद मेरी जो कोशिश रही वो अदबी दुनिया के जरिए ही रही कि मैं भी कहानी और उपन्यास सुनना शुरू करूं, एक लिसनर बनूं रीडर के साथ साथ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो अदबी दुनिया के सब्सक्राइबर्स हैं, ये क्या, वे कौन सा वर्ग है? ये वो वर्ग है जो कि पढ़ता था साहित्य लेकिन वो उसकी रुचि सुनने में जागने लगी और वो फिर सुनने लगा, या फिर ये बिल्कुल अलग वर्ग है जो कि साहित्य को पढ़ने से ज्यादा साहित्य को सुनना पसंद करता है? मैं मुझे नहीं पता आपके पास कोई डेटा है या नहीं है, आपका चैनल है, आपके कुछ आपसे लोग मतलब लोग आपको मैसेज करते होंगे, कुछ एनालिटिक्स आपके पास इस तरह की है जिससे हमें जानने में मदद मिले? क्योंकि मैं अपने आसपास जो सर्कल देखता हूँ उसमें अभी भी सुनना बहुत कम है, ज्यादातर साहित्य को पढ़ना ही हम देखते हैं। देखिए मेरा जो मकसद था, मुझे तो लगता है कि मैं अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हुआ हूँ और हो जी भी रहा हूँ, मतलब जी वक्त के साथ साथ। हम्म, साहित्य तो देखिए जिस तरह का साहित्य हम पढ़ते हैं, जिसको हम समझते हैं कि जिसमें समाज को बदल देने की तो बहरहाल कोई ताकत नहीं है, वो तो उतने ही लोगों तक पहुंच पाता है। ये तो हमारी जबानों हम्म, का भी कुछ मुकद्दर है ना, हिंदी हम्म, और उर्दू का भी तो कुछ अपना एक बेचारों का, उन जबानों का नसीब है कि उनमें अगर बिल्कुल। कोई किताब बेस्ट सेलर है तो वो कोई राइटर बेस्ट सेलर है तो उसकी 5,000 किताबें पांच बिक हजार जाती किताब हैं, बिक रही बड़ी है बात है। बिल्कुल। उर्दू में तो वो भी नहीं है, खैर उर्दू तो बेचारी बहुत, 300 किताबें छपती हैं ज्यादा जब छपे तो। संस्करण में। और वो भी, हाँ अच्छा मतलब आप मतलब अरे वाह। 300 किताबें जो हैं वो छप जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और वो फिर उसके बाद भी आपको ज्यादातर बिकती नहीं है किताबें, वो आपको हम्म, बांटनी पड़ती हैं। हम्म, अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा था कि ये जो उर्दू दुनिया, वो अदबी दुनिया का जो सुनने वाला है, जी वो ज्यादातर वो है जो उर्दू लिपि नहीं जानता, अच्छा वो पढ़ नहीं पाता है। हम्म, तो वो, उसको ये एक क्यूरियोसिटी है। मुझे आपको बताऊं कि बिहार से कोई स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे बाकायदा कुछ, उन्होंने थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप भी दी जो वो दे सकती थी, और जी उसके अलावा उन्होंने मुझे बाकायदा मेल भी लिखा लंबा चौड़ा, और उन्होंने ये भी बताया कि भाई आपके काम में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। मेरे आर्टिकल पे भी बात करी उन्होंने, कुछ आर्टिकल्स भी अपलोड किए हैं मैंने अपने उस पर, तो उन पे भी बात करी उन्होंने। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि भाई देखिए जो उस पे लोग कमेंट भी करते हैं और मेरे पास जो डेटा भी है फिलहाल,
उससे जी। मुझे पता चलता है कि 70% जो है वो भारत में ही सुना जाता है। 70 अच्छा। 70 टू 80% भारत जी, में ही जी, सुना जाता है। वो ठीक। पाकिस्तान में 10-15% सुना जाता होगा, लेकिन जी, इतना बड़ा वर्ग भारत में उसको सुन रहा है। अब हम 35,000 के करीब पहुँचने वाले हैं, 35,000। तो मुझे लगता है कि हमने तो कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा उस तरह से प्रमोट भी नहीं प्रमोट करने की भी नहीं कोशिश की। किया है। अच्छा, हमारे जी, रिसोर्सेज़ भी नहीं है और हमें करना भी नहीं है। मुझे तो देखिए ज़बरदस्ती एक भी सब्सक्राइबर नहीं लाना है अपने पास। जी, मेरा जी। ये पहले दिन से मोटो है। हुँ, मैं ये सोचता हूँ कि जिसको साहित्य पसंद होगा, हम जैसे ढूँढते-ढूँढते किताब के पास पहुँच जाते हैं, कोई ढूँढते-ढूँढते अरबी दुनिया तक भी पहुँच जाएगा। जी, 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 ज़ाहिर है ना, ठीक बात। आपकी हुँ, तलाश है। अगर आपको दिलचस्पी है तो कहीं न कहीं से आप पहुँच जाएँगे। कभी ना कभी तो आप लिखेंगे ना कि भई हाजरा मसरूर की कहानी या उर्दू की कहानियाँ, तो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, अरबी बिल्कुल दुनिया। जी, इतना भी जी। अब वो नहीं है, ऐसे आ चुका है थोड़ा बहुत, क्योंकि काम हुँ, इस तरह का नहीं हुआ है। उर्दू में भी इस तरह का जी, कोई जी। दूसरा काम अभी तक तो नहीं हुआ है कि जो कहानियाँ इतने तवातुर से, नॉवेल्स इतने इस सिलसिले में अपलोड किए जाएँ। तो वो आ जी, जी। जाता है, ऊपर आ जाता है, उसको कोई ढूँढेगा तो। तो ये है ठीक है। पूरा मामला। भाई जो आपने डेटा 2-3 चीज़ें आपने कही, मैं उसी से मेरा एक जुड़ता हुआ सवाल है कि आपने एक तो कहा कि आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादातर वो हैं जो कि उर्दू लिपि नहीं जानते, और एक चीज़ आपने कही कि उर्दू के जो किताबें, जो एडिशन उनके छपते हैं वो 300 भी तो छप जाएँ तो गनीमत है। तो एक सवाल ये है कि ज़्यादातर जब कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी को रोमन में लिखने की रोमन लिपि में लिखने की पैरवी करते हैं, और वो उसका आधार ये देते हैं कि उर्दू जो है वो, देखो उसने जब देवनागरी अपना ली, तो वो उसमें हुँ। फल-फूल रही है, उनका कहना ये होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये जो फल-फूलने वाली जो एक एक हम जुमला सुनते हैं, क्या ये वाक़ई सच है? और मैं उर्दू का हिंदी में फल-फूलने का मतलब ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलिटरेशन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई उर्दू किताब देवनागरी में छप रही है लेकिन अनुवाद होके नहीं, सिर्फ़ ट्रांसलिटरेट होके जब छप रही है, तो उसको उसका आपको लगता है पाठक वर्ग बड़ा है, या फिर जो आपने अभी आंकड़े दिए वही सही हैं? नहीं, नहीं, देखिए जब उर्दू की किताब हिंदी में आती है या जी। देवनागरी में आती है कहें अगर, हाँ, हाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसका सर्कल बड़ा हो जाता है, उसका हुँ। फ़ायदा होता है, लिखने जी। वाले को होता है जी। और इस तरह से होता है कि भई उसको पढ़ने वालों की तादाद में थोड़ा इज़ाफ़ा हो जाता है। जी, जी। और उर्दू में तो अव्वल बात तो ये है कि उर्दू में मुझे अब लगता है जहाँ तक, हुँ, हुँ, उर्दू हुँ। में जो पढ़ने वाला तबका है, वो बहुत कम है, फ़िक्शन तो ख़ास तौर पे है ही नहीं पढ़ने वाला तबका, वो बहुत ही कम रह गया है। वो ज़्यादातर इस तरह की किताबें उर्दू में अभी मतलब मैं कुछ साल पहले मुझसे किसी ने कहा कि साहब वो नायगाँव में वो मालेगाँव में उर्दू की महाराष्ट्र में कुछ एक मेला हुआ था किताबों का, उसमें जो है वो 50 लाख की किताबें बिक गई। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई वो बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा हुँ, कि वो तो बात सही है कि उर्दू की 50 लाख की किताबें बिक गई, लेकिन वो कौन-सी किताबें हैं जो 50 लाख रुपए की बिकी? हुँ। बिल्कुल क्योंकि सही। मैं नहीं हुँ, कहता भाई उर्दू में भी किताब बिकती है, लेकिन हुँ। उर्दू में किताब बिकती है कैंसर का कुरानी इलाज, अच्छा। ये किताब बिकती है। हुँ। तो वो ज़ाहिर है कि वो एक प्रॉफ़िट अब आप देखें मैं जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ ऐसा नहीं किताबों की दुकानें नहीं हैं, हाँ। वहाँ हैं किताबों की दुकानें। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ बिक रही है, वो ज़्यादातर आप जाएँ ठेलों पे देखेंगे इस तरह की किताबें रखी रहती हैं। हुँ। कि भाई साहब एक बड़ा-सा हॉस्पिटल भी बना रखा है। हिपोक्रेसी ये है कि एक बड़ा हॉस्पिटल भी है, बराबर में आस-पास 2-3 हॉस्पिटल भी हैं। जब इतना ही भरोसा है, तो फिर और फिर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत हॉस्पिटल हाँ, फिर तो, क्या? और धर्म ग्रंथों से उसके इलाज भी बताए जा रहे हैं साथ में। हो जी, सकता है जी। उसका। तो ये चक्कर है कि वो हाँ, तो हिंदी में आने से बहुत फ़ायदा होता है और जी। मुझे तो लगता है कि मैं इसका पूरी तरीके से मतलब बगैर किसी उसके जिन जी। लोगों को उर्दू में लिखना है ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम होना चाहिए कि हुँ, उर्दू की ज़्यादातर चीज़ें हिंदी हुँ। में आ जानी चाहिए। आ जानी चाहिए। ये एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो उससे हिंदी को भी फ़ायदा होगा, उर्दू को भी हाँ, हाँ, फ़ायदा बिल्कुल, होगा, हिंदी बिल्कुल। को भी बिल्कुल फ़ायदा होगा, और तो अब अभी मुझे हम कहते रहे कि अनुवाद बहुत हो रहा है, ट्रांसलेशन लिटरेशन बहुत हो रहा है। लेकिन जब हम बात करने बैठे कि ऐसे उर्दू के कौन से 10 या 20 उपन्यास हैं जो कि हिंदी में बहुत आकर लोगों के पसंदीदा उपन्यास बन गए, तो जो एक रेगुलर रीडर भी होगा हिंदी का, वो भी शायद उँगलियों पर गिनता हुआ रह जाएगा कि हाँ, ये उपन्यास उर्दू के हैं। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात। है। जी। मेरा अगला सवाल भाई ये है कि अरबी दुनिया एक यूट्यूब चैनल है। सोशल हुँ, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कह सकते, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, और हम आए दिन देख रहे हैं कि अ, किसी न किसी मतलब हमारी सरहद पे कुछ होता है, किसी दूस देश से, और उस देश से
जो हमारी एप्स आ रही हैं, यूज़ हो रहे हैं, वो बैन हो जाती हैं। तो हम इसकी भी कोई हम इसको बिल्कुल भरोसे से नहीं कह सकते कि कल यूट्यूब खत्म ना हो जाए या बैन ना हो जाए या दूसरे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स जिन पर हमारी प्रेज़ेंस है, वो बंद ना हो जाएँ। हम्म, तो ये जो ये एक बिल्कुल। माहौल है या फिर जो एक इनसिक्योरिटी है, अनसर्टेनिटी है, इससे आपके मन में कुछ रहता है कि भई मेरा काम तो सारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उससे एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है आपके मन में? मेरे मतलब जो ये एक अनसर्टेनिटी वाली बात है, ये मुझे खुद यूट्यूब ने इसके बारे में एक बार डरा दिया था। क्योंकि अच्छा, अच्छा। यूट्यूब जो है यूट्यूब आपको अक्सर ये करता है कि आपकी सुनवाई नहीं है यूट्यूब के सामने। अगर यूट्यूब हुँ, आपको किसी तरह की स्ट्राइक दे देता है, तो आप उसको साबित करते रह जाएँगे साहब ये जो है वो हमने कॉपीराइट वाला मटेरियल नहीं लिया है। हुँ, हुँ। यूट्यूब आपसे चाहता है कि साहब आप साबित कीजिए कि आपके पास उसके बाकायदा लिखित में कॉपीराइट हैं, कॉपीराइट अच्छा, किसी ओके। चीज़ के। हुँ, अब मैं मान लीजिए कि कोई चीज़ है बहुत पुरानी उर्दू की कोई, जी। अब वो मैंने अपलोड कर दी। अब मैं उस शख्स को जानता नहीं लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि भई ये चीज़ आगे पहुँचे क्योंकि ये तो दबी हुँ, पड़ी है कहीं इसको लोग सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो मैंने हुँ, किसी तरह से उसको अपलोड कर दिया। अब वो जब ये मसला हुआ कि वो इस तरह की किसी चीज़ पे स्ट्राइक आई और मुझे जी। लगा कि भई ये ऐसा मसला हो सकता है आगे जाके, हुँ, हुँ, तो हम ज़्यादातर तो इजाज़त ले लेते हैं, लेकिन अगर नहीं ले पाते इजाज़त किसी चीज़ हुँ, की, तो हुँ, उसमें अगर यूट्यूब इस तरह का मसला करता है और वो आपकी सुनवाई भी नहीं है उसमें और कोई भी शख्स आके कहीं से भी स्ट्राइक दे सकता है कुछ इस तरह की, तो और कम्युनिटी स्ट्राइक तो उससे भी बड़ा खतरा है। हुँ, हमारे एक दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा चैनल चला रहे थे, बेचारे वो शायरी का इन सब चीज़ों का काम कर रहे थे कुछ अच्छा खासा, लेकिन उसमें अचानक उनको कम्युनिटी स्ट्राइक दे दी कि साहब इनके यहाँ जो है वल्गर मटेरियल बहुत है। अब वो उनको तो कुछ पता भी नहीं और किसी ने वो कुछ 8-10 लोगों ने मिलके कुछ किया और वो कम्युनिटी स्ट्राइक्स आ गई और अच्छा उनके राइट्स का चैनल पे इश्यू ना अब होकर कम्युनिटी उसके कंटेंट को लेके ऑब्जेक्शन उठाया गया। कंटेंट को लेके भी इश्यू होता है। तो जी, यूट्यूब तो जो है वो खुद ही कहीं न कहीं आपका चैनल टर्मिनेट कर देगा। यूट्यूब जो जी। कोई बहुत ऐसी जिसे कहते हैं कि आप जिस पे भरोसा कर सकें, हुँ, हुँ, रिलायबल सोर्स नहीं नहीं है। है। तो मैंने तब सोचा कि भई अपना काम जो है वो अपने पास रहना चाहिए। आपके पास भी वो डेटा रहना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं लेकिन हमारा आगे मुस्तकबिल में ये इरादा है कि हम अपना प्लेयर होगा, हमारी जी, जी, वेबसाइट होगी, हमारा प्लेयर होगा, हम वहाँ चीज़ें अपलोड करेंगे। वहाँ जी। पे किसी को कोई ऐतराज़ होगा तो उसी को उस तरीके से डील करेंगे लेकिन कम से कम ये तो नहीं है कि फाइल फौरन उतार ली, चैनल टर्मिनेट कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो सबसे बड़ा खतरा यूट्यूब की तरफ से ही है। सरकारों बिल्कुल, की तरफ बिल्कुल से सही तो बात। बाद में आएगा। यूट्यूब की तरफ से हाँ, ज़्यादा बड़ा मसला है। हाँ, जो पीछे मेहनत जी। की गई है कम से कम वो तो एक 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 तरह से सेफ रहे। बिल्कुल, ठीक हो है। रहा है। जी। भाई अदबी दुनिया पर आप हिंदी कहानियाँ अपलोड करते हुए हैं, उर्दू कहानियाँ अपलोड करते हुए हैं, विश्व साहित्य को अनुवाद करके या उनके जो अनुवाद अवेलेबल हैं, उसको अपलोड करते हुए आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने हिंदी और उर्दू साहित्य को साथ में पढ़ा और आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी और उर्दू साहित्य में कौन से बड़े अंतर नज़र आते हैं? अगर ऐसा कोई अंतर आपको आपके नज़रों के सामने से गुजरा हो, पढ़ते हुए लगातार? ये मैंने तो ये बात बहुत महसूस की है कि उर्दू में जो है वो ज़ाहिर है कि हमारा जो कल्चर रहा है और जिस तरफ से हम लोग आते हैं, तो उसमें एक्ज़ैजरेशन की जो बात मैं कर रहा था या फिर हुँ, जिस तरह की बयानिए की बात है, रिटॉरिक की बात है, ये उर्दू वालों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, ठीक है ना? हुँ, तो उसमें कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम बात थोड़ी-सी होती है, उसको हम बढ़ा-चढ़ा के हम बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं और बहुत सी जगहों पे ऐसी जैसे इसकी तरफ कई बार आपके दोस्त ध्यान दिलाते हैं, तो मैं एक जी। कहानी मैंने अपलोड करी और राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी थी कल्याणी, हुँ, उसको हुँ, जब मैंने अपलोड कर दिया तो बहुत दिनों बाद यशस्वी ने उसको सुना, जी। तो उन्होंने कहा कि भई ये जो कहानी है, इसमें तो ये दिखाया गया है कि लड़की जो है वो उसके साथ बहुत ब्रूटली उसका रेप किया जा रहा है हुँ, और उसके बाद उसे चंद पैसे देके कह दिया जा रहा है कि और वो उसमें खुश भी हो जा रही है, हुँ। मतलब कल्याणी कहानी में। तो वो बात या कन्विंस उसने हो कहा जा कि रही है, ये तो बहुत ऑब्जेक्शन उसको नहीं नज़र आ रहा। हाँ, हुँ, ऑब्जेक्शन नहीं है और तो वो कहीं न कहीं ये बहुत ही अजीब-सी बात है, जो उस हुँ, कहानी पे ये एतराज़ किया जाना चाहिए, एक वैलिड उसका हाँ, एतराज़ था। तो हुँ, मैंने कहा कि हाँ भई, इस तरह की चीज़ लेकिन ये जब आप हिंदी में जाएँगे तो आपको हिंदी में इस तरह की चीज़ें लिखते हुए लोग बहुत ज़्यादा आपको वहाँ सतर्क मिलेंगे, वो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते हैं जल्दी। हुँ, 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 लेकिन ऐसा भी होता है कि जजमेंटल वो भी हो जाते हैं। मैं आप शायद आप ही से एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी और मैं हुँ, आपको शेखर एक जीवनी का पार्ट मैंने आपको कुछ सुनाया था कि जी, जी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात हुँ, बेटे जो बाप के नज़दीक होते हैं, वो हाँ, कुछ ज़्यादा वो इस तरह की बात कही थी।
तो मुझे लगा था कि भाई, और मुझे जो हिंदी साहित्य पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा एक चीज बहुत अजीब और बुरी लगती है, खटकती है बहुत ज्यादा, वो ये कि हिंदी साहित्य में बहुत फलसफा है, अच्छा। फालतू का। मतलब अच्छा। आपको दर्शन सिखाते हैं, वो अपना जो उनके अंदर भरा हुआ है, तो जिन जिन लोगों के यहाँ नहीं है, आपको वो बहुत मजेदार, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ मिसालें मेरे पास हैं जो मुझे बहुत पसंद आए जो नॉवल। जूठन जी तो है ही उसमें जी का, लेकिन इसके अलावा जो मुझे पसंद आए हैं, सारा आकाश मुझे बहुत पसंद आया, जी, राजेंद्र यादव का। जी राजेंद्र यादव। और उसमें मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने आज्ञा का मशवरा मान लिया, शायद वो आज्ञा की बहुत इज्जत करते होंगे। और एक जमाने में मैंने सुना है, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन आज्ञा का मैंने सुना है कि एक बड़ा दबदबा था, जैसा हमारे यहाँ शमसुर फारूकी का था, शायद वैसा रहा होगा। तो जी वो उन्होंने कहा कि भाई ये आगे का और पीछे का पार्ट निकाल दो, तो अच्छा। उसका नाम कुछ और था नॉवेल का, तो उन्होंने वो आगे और पीछे का पार्ट निकाल के, जबकि मैंने वो दोनों पार्ट भी पढ़े, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही कमाल के पार्ट्स हैं, कमाल इनको का। नहीं निकालना चाहिए था। हम्म। उसमें बाकायदा सती उन्होंने लिखा ही था ना, वो एक सती हुई थी राजस्थान में, एक औरत को जिंदा जला दिया था, तो हम्म। उसपे लिखा था, और उसको देवी बना के साहब ये तो देवी है। तो वो और जाहिर है कि ओशो ने तो लिखा ही है कि भाई एक औरत जो है इतने बुरे हाल में, उसका पति मर गया है, अब उससे पूछोगे क्या तुम सती होना चाहती हो, तो वो और क्या कहेगी, वो तो सती होना चाहेगी। तो इतनी बुरी थी कि मैं तो रूत प्रवाल झामवाला का एक नॉवेल है हीट एंड डस्ट के नाम से, वो उस हम्म पर मूवी भी बनी है। हीट एंड डस्ट पता नहीं मूवी में वो सीन है या नहीं है, लेकिन नॉवेल में तो बहरहाल है कि उसमें एक साहब बताते हैं कि गांव में एक औरत को कहा गया कि साहब, तो उनके बेटों ने कहा कि हम अपनी माँ को सती नहीं होने देंगे। हम्म। तो माँ जो है वो जाके बैठ गई, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, उसने कहा कि नहीं, मुझे मुझे तो मेरे पति के साथ सती होना। तो ये अच्छा। जो कंडीशनिंग वाली बात वो हम्म। उसमें मैंने पढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि भाई वो देवी बना लेना, वो सब चीजें करना, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा। फिर एक जो हम्म। नॉवेल मुझे बहुत पसंद आया, आपका नौकर की कमीज, जो जी जी। क्लास विनोद जो कुमार है शुक्ल। उसकी, जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छे से उसकी परेशानियां उस पर बयान की गई हैं, और इतना प्यारा नॉवेल है। और मुझे जी उसमें जी। जो जी, हाँ हाँ, तो ये जी सब सारी बताइए। चीजें हैं। प्रोटैगनिस्ट जो है, उसकी बीवी का जो किरदार है, हाँ वो भी हाँ। मुझे बहुत पसंद आया, जी लिखा जी। गया है वो। और जिस तरह औरतों को हाँ जितना, जी, हाँ, बल्कि मेरा अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, लेकिन इसमें एक और मेरे सवाल एक जहन में आता है कि अभी आपने कहा कि उर्दू में तो उस तरह का एक एग्जैजरेशन है, और हिंदी में जो आपने एक थोड़ी सी आपको जो कमी दिखी वो ये कि भाई फलसफा बहुत दिखता है इनके यहाँ। हाँ, तो एक ये फलसफा जो कि बहुत दिख रहा है आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, और एक वो फलसफा जो कि साहित्य का ऑलरेडी अंग है, जो हमने शुरू में बात की थी। इन ये हाँ, दोनों किस तरह के फलसफे हैं, क्या अंतर है, कहाँ ओवरलैप करते हैं? देखिए, समाज कहानी में मुझे लगता है कि ये काम नरेटर का नहीं है कि हम्म। वो बताए आपको कि देखिए देखिए साहब, देखिए यहाँ क्या गलती हो रही है, देखिए ऐसा होगा तो वैसा होगा, हाँ। ये होगा तो वो कहानी बयान करे। कहानी बयान जैसे करें। मैं जब कोई कहानी पढ़ूं, जब मैं कोई नॉवेल पढ़ूं, तो मैं खुद कहूँ कि यार ये किरदार क्या कर रहे हैं, ये पागल। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यू आर अनंत मूर्ति का नॉवेल है। जी अब यू आर अनंत मूर्ति का संस्कारा, संस्कारा को पढ़ते समय आपको लगेगा पूरी कहानी चल रही है, और उस कहानी में जाहिर है कि हालांकि उसमें नरेटर है, काफी काफी जी हद तक है, लेकिन वो कुछ ऐसी बात नहीं आपको बताएगा कि साहब आपको सही और गलत के बारे में वो आपको लग रहा हो कि साफ साफ बता रहा है। जी वो जी सही जी। गलत आपको कहानी और समाज से देख के खुद समझ में, आपके अंदर खुद का जज करना है। कॉन्शियस जो है, खुद बेदार होना चाहिए, जागना चाहिए कि साहब ये क्या चीज हो रही है, खटकना चाहिए ना कुछ आप। बिल्कुल तो बिल्कुल वो सही बात है। आप मतलब मुझे लगता है कि जैसे क्या होता है कि वो बड़ा अखबारी लगने लगता है। इवन मैं बताऊं आपको, मैं दोनों हाथों को कान पे ले जाके एक बात कह रहा हूँ कि आगे क्या, अभी मुझे एक चीज बहुत खली है, और मुझे बहुत बड़ा अजीब लगता है कि साहब वो क्यों इस तरह की चीजें इतना लंबा लंबा क्यों लिखते हैं। उनका नॉवेल एडिट होना चाहिए था, शेखर एक जीवनी, वो छोटा हो सकता ये आपने था। लगातार दो ऐसी बातें कर दी। एक तो आप खुद को आउटसाइडर कह रहे हैं, और मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप खुद को क्यों कह रहे हैं, आप बहुत हैं साहित्य जगत में, तो हाँ, बहुत बहुत लोग बैठे हुए हैं जो दूसरों को आउटसाइडर कहते ही रहते हैं। हो सकता है और कि उसकी जो एस्थेटिक और है वो आपको मुझको कानों में मुस्कुरा हाथ लगाने की क्या जरूरत है? भाई हिंदी के बड़े बड़े लोग हैं भाई, नाराज हो गए तो अरे ना, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो बाहर से तो पढ़ रहा हूँ, वो मुझे नजर आ रहा है। सुरेंद्र वर्मा मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उनका नॉवेल पढ़ा, नहीं दो भाई, मुर्दों लेकिन के लिए बाहर गुलदस्ता। से और अंदर से पढ़ने का क्या अंतर, क्या है बाहर से पढ़ने का क्या एक मतलब है?
अंतर हो सकता है बहरहाल कि जाहिर है जिन्होंने क्लासिक से लेके अभी तक पढ़ा होगा, और आगे को तो बहरहाल बहुत माना जाता है उनका। शेखर एक जीवनी तो मॉडर्न क्लासिक में भी शुमार होता है मेरे ख्याल जी। से। उसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हैं। कई एक जगह पे तो उन्होंने जो लिखा है कि एक जगह वो चले जाते हैं, उनका प्रोटैगनिस्ट चला जाता है और वो देखता है कि साहब एक औरत मरी पड़ी है और दलितों ने उसको, दलित है वो औरत, और उसको किस तरह से मारा गया है उस समय। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भई इस तरह की चीज़ों पे वो लोग लिखते हैं, लेकिन ये है कि भई थोड़ा-सा मैं, हो सकता है भई मुझ पे वो सारी चीज़ें खुली ना हो, इसलिए मैं बहुत डरते-डरते ये सब बातें करता हूँ। नहीं, खैर लगेगा भाई तुम्हें प्रेमचंद क्या पता। जी, प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान, उसका भी जो एक मुझे, जब मैंने वो पढ़ा था तो उसका जो एक मुझे एक क्रिटिसिज्म मेरे दिमाग में जो चीज़ खटकी थी वो यही थी कि जब वो उस उपन्यास में एक कैरेक्टर है मालती, आई थिंक हाँ मालती है, वो जब उसको उपन्यास में लाते हैं तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन वो खुद अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि ये ऐसा सोचती हैं, ऐसा पहनती हैं, मतलब इन शब्दों में नहीं, लेकिन वो सारा डिस्क्रिप्शन खुद दे रहे थे। जबकि होना होता ऐसा है, चाहिए था कि वो कैरेक्टर हाँ, हमारे सामने उसकी हरकतों के ज़रिए खुद खुलना चाहिए था। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो वो है। देवा में भी है। अभी मैंने रंगभूमि की बड़ी अच्छी आलोचना पढ़ी, और जी। मैं इसलिए मैंने वो नॉवेल मँगवाया है कि मैं उसको पढ़ूँगा कि भई वो अच्छा, कैसे आपने उन्होंने रंगभूमि की दलित समाज पे। आलोचना पढ़ ली है, लेकिन अभी नॉवेल आप उसको पढ़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं नॉवेल मैंने मँगवाया है कि आप। भई देखें अच्छा। क्या हाल है। या ये आलोचना से भी मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में है कि हम हिंदी-उर्दू जो क्रॉस रीडिंग की भी बात करते हैं कि हिंदी पाठक आते हैं, वो उर्दू उपन्यास पढ़ते हैं, उर्दू पाठक हैं, हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं और कहानियाँ पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जैसे मैं एक हिंदी पाठक हूँ, मैंने ज़्यादातर अपना काम हिंदी का ही पढ़ा है, मैं उर्दू उपन्यास भी पढ़ूँगा, लेकिन मुझे उर्दू आलोचना तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। शायद पहुँचूँ, ना पहुँचूँ, ये भी कोई श्योरिटी से कहा नहीं जा सकता। ऐसे जब उर्दू पाठक है, जो रेगुलर उर्दू पाठक है, वो हिंदी एक्सप्लोर करने के उससे वो हिंदी उपन्यास और कहानियाँ तो पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन क्रिटिसिज़्म तक पहुँचने में उसको वी आर नॉट श्योर कि वो पहुँच रहा है या नहीं। इसका एक असर देखते हैं आप, मतलब कि जो हमारी एक समझ बनती है, किसी दूसरी भाषा को लेकर भी या उसके कल्चरल बैकग्राउंड को समझने के लिए, ये क्रिटिसिज़्म पढ़ना ज़रूरी है आम पाठक के लिए, और आप अपने आस-पास लोगों को क्रिटिसिज़्म पढ़ता हुआ पाते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह का क्रिटिसिज़्म हमारे यहाँ लिखा गया है, ख़ास जी। तौर पे, उसमें हुँ। करप्शन बहुत है। अच्छा, उसमें करप्शन है, वो वन साइडेड है बहुत हद तक, अच्छा। और उसमें बहुत सारी चीज़ों को जानबूझ के नज़रअंदाज किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कास्ट पॉलिटिक्स भी आ जाती है, उसमें एलीट पॉलिटिक्स भी आ जाती है, उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। जैसे हुँ। मैं समझता हूँ कि मैंने तो एक जगह कहीं लिखा था कि उर्दू के जो जितने भी मैगज़ीन्स निकलते हैं इंडिया से या दूसरी जगहों से कहीं से भी, तो उनको तो अगले 20 सालों तक आलोचना छापनी ही नहीं चाहिए, अच्छा। बिल्कुल नहीं छापनी चाहिए। हुँ। और हमारे यहाँ तो सिर्फ़ आप क्रिएटिव जो साहित्य लिखा गया है, वो उसको पढ़ें और उसको पढ़ के अपनी आलोचना खुद तैयार करें। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर पहले पढ़ लेता कुछ ज़्यादा उसके बारे में, शेखर एक जीवनी के बारे में, तो शायद मैं ये राय नहीं बना पाता। शायद मैं थोड़ा डरता बहुत कुछ कहते हुए, अभी भी हालाँकि डर रहा हूँ, लेकिन तब ज़्यादा डरता, हाँ, कुछ कहता हाँ। भी नहीं इस तरह की बात। जी, जी, जी। तो आलोचना जो है वो आपको कहीं न कहीं टेरिफाई कर देती है, बहुत हुँ। ज़्यादा आपको कहीं न कहीं परेशान कर देती है। तो जैसे अब हम हमारे एक दोस्त बैठे थे, अविनाश मिश्र, वो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई अम्बर्टो इको का नॉवेल है, उन्होंने कहा कि भाई मुझसे नहीं पढ़ा गया। उदास नस्लें के हुँ। बारे में भी उन्होंने ये बात कही। तो मैंने जी। उनसे, अब क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर आलोचना के मारे हुए लोग होते हैं तो इतनी बड़ी बात कह देना इको के बारे में, तो आदमी हुँ। सोचता है कि यार ये बात कहेंगे तो कहीं कोई जाहिल ना समझ ले। कहीं कोई हाँ। हमको ये ना समझ ले कि हमको पता नहीं है। लेकिन ये है कि ये तभी आ पाएगा जब आप डायरेक्ट, आपका जो संबंध है वो रचना के साथ है। जी, जी, आप जी। पढ़ते हैं, आप तख़लीक़ को पढ़ते हैं, तख़लीक़ को पढ़ने की बुनियाद पे भई आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो क्या ज़बरदस्ती है कि भई मुझसे अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ी जा रही है, तो मैं ज़बरदस्ती इसलिए क्योंकि भई वो दुनिया ने मास्टरपीस कह रखा है उसको, तो मैं पढ़ूँ ही हुँ। पढ़ूँ उसको। हुँ। और उसके बारे में ऐसी ज़बरदस्त बातें। अब हमारे यहाँ तो देखिए ना साहब, आलोचना लिखी जाती है, इससे अच्छा लिटरेचर, इससे अच्छा नॉवेल लिखा ही नहीं गया है ठीक है, आज तक। नहीं, बिल्कुल सही मैं बात समझता हूँ है। मेरे अंदर भी एक हद तक ये बात थी, या मैंने वो सारी आलोचना अपनी जो लिखी हुई है, वो सब रिजेक्ट कर दी। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझ पाया कि साहब हम लोग तो लिखते हैं, हमने एक किताब पढ़ ली और हमने समझा यही जहान है। हमने पढ़ बिल्कुल। लिया बस, और हुँ। यही बस, अब तो सब जाहिल है। अब हाँ, अगर जब पुनीत कुसुम ने ये नॉवेल, हाँ, हाँ। पुनीत कुसुम को कुछ नहीं कहना। सही तो ये बात है।
जब हम ये लिख रहे हैं कि ये इससे अच्छा नहीं लिखा गया, तो उसमें हमें ये ऐड करना चाहिए कि भाई हमारा पढ़ा हुआ इससे अच्छा नहीं लिखा गया। हमारा बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात। मेरी नजर में मेरी आदमी नज़र को में, ये और लिखना ये चाहिए। रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने चंदन पांडे का उपन्यास वैधानिक गल्प पढ़ा, तो मुझे उसमें कुछ चीज़ें नज़र आईं और हमने उस पे एक पॉडकास्ट किया, उसमें बातें की। लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, मैंने कोशिश की कि भई मैं उनकी कुछ समीक्षाएँ, आलोचनाएँ अब देखिए, फेसबुक पे चंदन जो। की मैंने जी, जी। आपका वो सुना, चंदन की बात जी। आपने शहद से की, तो हाँ। मुझे बहुत दिलचस्प लगी। उसमें आप लोगों ने 1-2 जगह बहुत अच्छे सवालात भी कायम किए। मैं तो बल्कि चंदन का कायल ही इसीलिए हुआ, उनकी जो नॉवेल उनका जो पढ़ा, तो वो इसलिए मैं कायल हुआ कि वो उसमें कहीं कोई फ़लसफ़ा नहीं है कहानी में। हुँ, हुँ। कहानी जी। सीधी-सीधी है और आपको डराती भी है अंदर से। आप डर रहे बिल्कुल होते हैं डराती है, कहानी बिल्कुल पढ़ते डराती वक़्त। है। जी, 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 बिल्कुल मैं डराती है। मैंने वो जो जो आदमी खो गया था, जो आदमी मेरी ही तरह का है वो कहीं न कहीं। हुँ, हुँ। उसका नाम है मुसलमान है, वो नाम से मुसलमान है, बिल्कुल। लेकिन उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो कहीं न कहीं जो है वो पढ़ने-लिखने से ताल्लुक रखता है। वो समाज की नाइंसाफ़ियों के बारे में बात कर रहा है, वो लिख रहा है उन सब चीज़ों को, नोट कर रहा है। तो मुझे जी। लगा कि यार मैं ही कहीं नहीं गायब कर दिया जाऊँ किसी हाँ, तरह हाँ। इस समाज हाँ, में। बिल्कुल। और अगर कोई उपन्यास पढ़ के एक पात्र से इस तरह से रिलेट करे, तो आई थिंक ये यही यही उसका सक्सेस है एक बड़ी तरह बात। से। हाँ, तो मैं जी। यही बता रहा था कि मैंने जब कोशिश की कि जो सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं, उन सवालों को देखा जाए कि ऐसा हो सकता है कि किसी और ने भी उस पे बात की हो और उसका कोई जवाब भी वहाँ पे हो। तो मैंने देखा, तो हाँ, मुझे कोई एक भी फ़ेसबुक पोस्ट, कोई एक समीक्षा, कोई एक आलोचना नहीं मिली जिसमें कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंदन तारीफ़ के लायक नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी कोई लेख नहीं मिला जिसमें उनकी तारीफ़ के अलावा भी कुछ कहा गया हो, कि भई इसमें यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा गड़बड़ था, इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। तो ये बात बिल्कुल, और मैंने मैंने मुझे भी एक डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत दिशा में सोच रहा हूँ। लेकिन फिर वही है कि आपको, आप जैसे आप पढ़ते जाएँगे तो आपको उस डाउट से उभरना है और अपनी बात रखनी है। नहीं देखिए, पब्लिशर की ज़रूरत हो सकती है कि किसी किताब की कोई तारीफ़ की जाए, वो बैक कवर पे उसको बेचना है अपनी किताब। जी, जी, जी। ये एक ऑथर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऑथर को हाँ। किसी का सर्टिफ़िकेट नहीं होना चाहिए और ऑथर जो है उसके बारे में, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इस बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए कि कहाँ चूक हुई है लिखने हाँ, वाले से। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक अच्छाई देखिए, तो हम अब वो जब जो समीक्षाएँ आ रही हैं, आलोचनाएँ आ रही हैं, वो ऑथर से पूछ के तो आ भी नहीं रही हैं। ऑथर तो अब बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। चंदन ने उसका बहुत, जो हमने सवाल उठाए उन्होंने उसका बहुत स्वागत किया। तो ऑथर तो चाहते भी हैं कि हाँ, हमसे जो चूक हुई या हमें जो भी पाठक को इंटरप्रिटेशन है पाठक का, वो हमारे सामने हाँ, आए। तो ये तो है। ख़ैर, अभी हाल ही के दिनों में आपका एक लेख पोशंपा पर ही प्रकाशित हुआ, जो एक लेख कम और एक खत ज़्यादा था, हसनैन जमाल के नाम खत। जो लोग हमसे हमें सुन रहे जी, हैं, मैं उन्हें थोड़ा-सा तारुफ़ के लिए बता दूँ कि हसनैन जमाल एक व्लॉगर हैं, जो कि उर्दू शायरी पर कुछ वीडियोज़ बनाते हैं। उन्होंने आपसे कुछ आपकी ग़ज़लें माँगी, जिससे कि वो उन पर वीडियोज़ बना पाएँ। तो आपका जवाब कुछ इस तरह का उनको उनको रहा उस खत में, कि मेरी जो रुचि है, वो ग़ज़लों में थोड़ी-सी कम हो गई है और मैं फ़िक्शन की तरफ और कहानी की दुनिया की तरफ थोड़ा मुड़ता हुआ मैं प्रतीत मतलब मुझे महसूस होता है। तो ये जो मोड़ आ गया है आपके पढ़ाई-लिखाई में और रुचि में, उस मोड़ के क्या मुख्य कारण रहे, वो आप हमें बताएँ थोड़ा-सा? हाँ, पुनीत भाई, मैंने असल में ग़ज़ल के मामले में अक्सर मैं ये सब बातें कहता रहता हूँ, इससे पहले जो कि आपके यहाँ ये जो पोशंपा पे आर्टिकल शाया हुआ है, इससे पहले भी मैं ग़ज़ल के खिलाफ नहीं हूँ क्या नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ये सदा नेरा पे। जी। उसमें भी मैंने ग़ज़ल के बारे में बहुत विस्तार से बात की थी। ग़ज़ल के बा मतलब मेरा ये मानना है, जितना मैं जिस इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि ठीक है, ग़ज़ल की एक पुरानी एक रिवायत है, उसका अपना अच्छा खासा एक ट्रेडिशन है। आप समझ सकते हैं कि भई उसको आप बहुत पीछे ले जाएँ, तो एक तकरीबन 700-800 साल भी पहुँच सकता जी। है। लेकिन हुँ। मुझे लगता है कि इसके बावजूद हमारे यहाँ पहली बात तो हम जब देखते हैं क्लासिकल जो शायरी है, ठीक है, उसमें ग़ज़ल बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी गई। उसने बहुत हद तक अपना एक काम कर दिया। और वो काम ये था कि जो फ़ारसी ज़बान से उर्दू में जो मुहावरा बन रहा था, जो ज़बान बन रही थी, उसको बहुत हद तक उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। उन लोगों ने फ़ारसी के मुहावरों को उर्दू में तर्जुमा कर दिया। जैसे मीर का शेर है, दर्द झेले दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए बहुत। अब ये दाग हुँ। खुर्दन का उर्दू ट्रांसलेशन किया है दाग खाना। तो दाग अच्छा। खाना ज़ाहिर है कि इसको उन्होंने ये वो लोग ज़बान बना रहे थे।
उनका ये काम था। अच्छा, न सिर्फ दाग खाना, बल्कि कायम का मुझे एक शेर याद आता है कि दर्द दिल पीते हैं और दाग पचा जाते हैं, यहाँ अच्छा। बलानोश हैं जो आए चढ़ा जाते हैं। तो वो दाग को अच्छा। पचाने तक की बात, मतलब उन लोगों ने काम किया था। जाहिर है उनके पास एक मैदान था और वो ये सोच रहे थे कि भाई हम इन सारी चीजों को हिंदी में कैसे ला सकते हैं। जाहिर है उस जमाने में वो लोग नहीं जानते कि उर्दू जबान की कोई नाम है, वो तो बाकायदा हिंदी में वो कोशिश कर रहे थे कि सारे मुहावरे जो हैं वो आ पाएं और उसको वो हिंदी में रकम कर दें किसी तरह। तो उन्होंने वो काम किया और वो उतना काम वो गजल से ले सकते थे। और जाहिर है कि पोएटिक्स जो थी गजल की वो बहुत तय थी, सेट थी, उससे बाहर निकल के वो काम नहीं कर सकते थे। तो उनका वही आशिक था जो दर्द का मारा था, जिसको हमेशा जो है वो गम रहता था, हिज्र का गम रहता था कि उसके महबूब से, उसका महबूब उसे पूछता नहीं है। तो ये, अच्छा इसमें भी मैं बता दूं कि हमारे शायरों में आप गजल के शायर की किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत संजीदगी नहीं है। पोएटिक्स जो है अच्छा। ना वो तय नहीं है। मैं आपको स्थापित करता हूँ गालिब के हवाले से। जी। गालिब ने पर्शियन में एक शेर कहा। अब जब वो अपनी पर्शियन शायरी के बारे में बात कर रहा है तो देखिए क्या कह रहा है। उसके ज़माने तक उर्दू नाम कहीं-कहीं राइज हो चुका था, तो गालिब ने एक जगह लिखा है कि फ़ारसी बी ताबा बीनी नक्श हाय रंग-रंग, बगज़रस मजमूआ है उर्दू के बेरंगे मनस्त। यानी कि मेरा अगर तुमको रंग-रंग की शायरी देखनी है, अलग-अलग तरह के रंगों की शायरी देखनी है, तो मेरी फ़ारसी शायरी देखो। अच्छा। उर्दू का मजमूआ क्या है? हाँ, बगज़रस मजमूआ है उर्दू के बेरंगे मनस्त, इसमें तो कोई रंग ही नहीं है। ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल बेरंग शायरी है मेरी। अब आपने ये शेर सुना, ठीक है? अब इसमें वो ठीक है। अपनी फ़ारसी शायरी की बहुत तारीफ़ कर रहा है। अब आप गालिब का ही एक और शेर सुनिए। कोई कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रश्क फ़ारसी। अब वो उर्दू गज़ल की बात कर रहा है कि मेरी अच्छा। उर्दू गज़ल, कोई अगर ये पूछे कि उर्दू गज़ल जो है फ़ारसी से भी बढ़ के कैसे हो सकती है? कोई अच्छा, कहे कि ओके। रेख्ता क्योंकि हो रश्क फ़ारसी, गुफ्ता-ए गालिब एक बार पढ़कर उसे सुना कि यूँ। यानी कि गालिब का कलाम उसे पढ़ के दिखाओ कि देखो फ़ारसी से भी अच्छा अगर कोई कलाम कहा जा सकता है उर्दू में, तो ये है। अच्छा। तो एक तरफ वही गालिब एक तरफ कह रहा है कि भाई साहब मेरे फ़ारसी शायरी देखो, उर्दू की शायरी छोड़ो। और और दूसरी दूसरी तरफ। तरफ वो ये कह रहा है कि मेरी उर्दू शायरी देखो, फ़ारसी शायरी को छोड़ो। तो भाई हुँ। ये अब सुनने वाला, जो एक संजीदा पढ़ने वाला है, वो कैसे हुँ। तय करेगा? इसमें गालिब की गलती नहीं है। ये उर्दू गज़ल पूरी बनी ही एक तरह से, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो एक तरह से झूठ पे तैयार। महबूब की झूठी तारीफ है, एक्ज़ैजरेशन बहुत ज़्यादा है। भाई तो यहाँ ये पर पूरा एक जी, यहाँ पर एक मुझे जो आपकी बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई, वो इस तरह से समझ में आई कि स्टैग्नेंट एक हो गई है एक विधा, गज़ल जो है, उसमें वही बातें की जा रही हैं, उसके नपे-नपाए मापदंड हैं, उन्हीं चीज़ों पे लिखा जा रहा है, उन्हीं साँचों में सारी चीज़ें घोली जा रही हैं। लेकिन क्या ये है, जो स्टैग्नेंट होने की एक जो बात है, वो क्या सभी विधाओं पर लागू नहीं होती? क्योंकि हमने देखा है कि कविता के भी स्ट्रक्चर और कविता के भी हम देखते हैं अपने पीछे 100 सालों में, कविता भी बदली है, छायावाद, प्रयोगवाद, ये सब उस उन पड़ावों से निकल कर आई है। कहानी के भी हमने अलग-अलग आंदोलन देखे। तो क्या आप ये कह रहे हैं, मैं कहूँ कि गज़ल में इस तरह के आंदोलन या इस तरह के जो हम कालखंड देखते हैं जहाँ पे उस विधा का एक लगातार स्वरूप बदलता जाता है, वो प्रोग्रेस की कमी है, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, नहीं, गज़ल में प्रोग्रेस की कमी इसलिए भी है, क्योंकि गज़ल, मेरा ये मानना है कि ये एक अपने आप में अकेली है, जिसमें आप कोई अगर जैसे जो ज़बान के जो तजुर्बे होते हैं, हुँ। जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिससे कोई भी विधा ज़ाहिर है तरक्की करती है, आगे बढ़ती है। जी। वो पॉसिबल नहीं है गज़ल, क्योंकि गज़ल के साथ क्या अच्छा। हुआ ना कि गज़ल जब आई है पर्शियन से हमारे यहाँ, तो वो अपने साथ सिर्फ़ एक फ़ॉर्म नहीं लेके आई थी, शैली नहीं लेके आई थी। वो अपने साथ मज़ामीन भी लेके आई थी, टॉपिक्स भी सेट करके लेके आई थी कि आपको ये, अब जैसे कहा जाता है कि वली दक्कनी हैं, उनका जब 1719 में जब दिल्ली में कलाम आया तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ वो। बहुत ज़्यादा लोग गलियों-गलियों में उसको पढ़ रहे थे। तो वो कहा जाता है कि वो इसलिए मशहूर हुआ कि उनके उनके जो मेंटर थे, जो रिलीजियस मेंटर थे, उन्होंने कहा कि साहब ये जो फ़ारसी के जो मज़ामीन हैं, ये बेकार पड़े हैं, तुम इनको इस्तेमाल करो। वरना दक्कन में जो साउथ था, वहाँ पे जो शायरी हो रही थी, वहाँ के शायर ज़्यादातर क्या करते थे कि साहब वो तो अपनी बात करते थे। वो तो हिंदी भी शायरी करते थे, वो तो हिंदी की, हुँ। जैसे कि हिंदी में आप ये देख लीजिए कि जब महबूब शायरी करता है, तो उसमें हुँ। एक चीज़ हम देखते हैं कि जो मतलब शायरी करने वाला जो शख्स है, जो प्रोटैगनिस्ट है उसका, वो ज़्यादातर जो है वो फीमेल होता था।
वो अपनी विरह के बारे में, इन सब चीजों के बारे में वो बता रहा होता था। 12 मासा या दूसरी चीजें ऐसी हमने वहां देखी हैं। अब आप कुली कुतुब शाह के यहाँ चले जाएं, वली दक्कनी के यहाँ चले जाएं, उससे पहले, उनके बाद बहुत सारे लोगों के यहाँ आपको दक्कन में, साउथ में इस तरह की चीजें दिखेंगी। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ तो मेल टू मेल एक कन्वर्सेशन था। यहाँ तो एक तरह की सोडोमी थी, यहाँ तो एक तरह का आप समझ लीजिए कि बॉय लव था। ये तो पूरा एक तरह से जैसे कह सकते हैं ना कि इस तरह की शायरी थी कि जिसमें एक आदमी जिसकी उम्र हो चुकी है वो एक इस तरह के लड़के को पसंद करता है जो कि जिसके मूछें भी अभी नहीं निकली, सादा, उसको सादा बोलते हैं उर्दू में। तो ये वो फारसी मज़ामीन जब वली ने इस्तेमाल किए अपनी शायरी में तो वो हिट हुए। जाहिर है कि उनके जो पीर का मशवरा था या खुद उन्होंने किया, वो उनको बहुत काम आया। जाहिर वो इस वजह से, तो जब कोई चीज अपने साथ पहले से कोई मजमून तय करके ले आएगी और उसमें इश्क व आशिकी की वही बातें होंगी, वही सारी चीजें होंगी, वही तसव्वुफ की बातें होंगी, वही एग्जिजरेशन होगा, तो वो बदल नहीं सकती है, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन भाई तसनीफ भाई, यहाँ पर एक मैं याद दिलाना चाहूंगा कि फिर इसी गजल को दुष्यंत कुमार ने अपने लहजे में पढ़ता। फिर हम अदम गोंडवी की भी गजलें सुनते हैं। आज के ज़माने में हम बल्ली सिंह चीमा जी की भी गजलें सुनते हैं। तो हमारे पास ऐसे गजलकार भी हुए हैं जिन्होंने उसी विधा को अपने लहजे में, अपने विषय विषय में उसको बरता। तो क्या अभी भी ये हम नहीं कह सकते कि ये एक विधा की कमी नहीं, उसको बरतने वाले साहित्यकारों की कमी निकली? मैंने अब जो आर्टिकल लिखा था उसमें आपने एक बात देखी होगी, मैंने उसमें लिखा था कि भाई अब गजल जो है वो निकल के दूसरी जबानों में पहुंच गई है अपनी लोकप्रियता की वजह से। ठीक है ना? तो गजल जाहिर है कि एक बहुत छोटी सी चीज होती है, एक शेर होता है और हर शेर में एक अलग बात होती है। तो मैं इसीलिए उसको कहता हूँ कि शेर जो है उसकी हैसियत जो है वो एक चुटकुले की तरह है। क्या आपने कोई शेर सुना, आपने मजा लिया, उसमें कोई बहुत गहरी बात तलाश अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारी बेवकूफी है। बहुत गहरी बातें उसमें हो नहीं सकती हैं। तो जो हल्की फुल्की जो बातें होती हैं या कुछ नुक्ते होते हैं उसमें, तो अब मैंने ये कहा कि भाई साहब वो हिंदी में चली गई है, पंजाबी में चली गई है, मराठी में भी आ गई है, अब लोग लिख रहे हैं। दुष्यंत का आपने हवाला दिया, ऐसे और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी गजलें लिखी हैं और दूसरे जबानों के शायर हैं। मैंने कहा कि अभी उनको आप समय होने दीजिए, अभी आप समय उनको अभी देखिए कि आइंदा 100-200 सालों में गजल उनके यहाँ कोई अच्छा काम करती है या वो वही हरकत करती है जो हमारे यहाँ किया उसने। उर्दू वालों को जितना नाकारा बना दिया है, वो आगे जाके हिंदी में भी वही काम करेगी या फिर मतलब हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज आ जाए या गजल ही अपने आप में पूरी तब्दील दिखाई दे आपको आगे जाके। तो अभी उसमें वक्त लगेगा उसके बारे में कोई बात करने में। हाँ, लेकिन भाई फिर इसके बाद ये सवाल आता है कि अगर आप कह रहे हैं कि अभी उसे वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या उस वक्त दिए जाने में जो, मतलब मैं आपका मत मानना जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो कहा कि मेरी तो दिशा मुड़ गई है। अगर ऐसे ही जो युवा कवि हैं, युवा शायर हैं, वो आपसे इन्फ्लुएंस हों और वो भी अपनी दिशा इस तरह से मोड़ दें, तो क्या उस वक्त दिए जाने में गजलें लिखी ना जाएं, या फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाए? या जिन कमियों की तरफ आप उसका इशारा करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं कोट करता हूँ कि गजल ऐश पसंदों की, या ये कह लीजिए कि एलीट क्लास की जमात में परवान चढ़ने वाली एक सिन्फ है। आपने उसमें कहा कि उसमें समाज की, उसमें जो एक हाशिए का जो एक आदमी है उसकी बातें नहीं होती। तो क्या इस तरफ हमें मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि गजलों में इन तरह की बातें ज्यादा आए, और तब जाके, मतलब मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए कि दूसरी भाषा में गजल कैसे निखर के आती हैं, लेकिन उस दौरान भी क्या उन एक्सपेरिमेंट होने पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल। मैं आपको इसका एक अपनी जो बात मैंने कही है ना, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। मैं एक ज़माना था जब मैंने उर्दू के तज़किरे बहुत पढ़े थे और तज़किरे जो होते हैं वो उर्दू शायरों का बहुत छोटा-छोटा उसमें ज़िक्र होता है कि भाई ये थे, इनका पूरा नाम ये था और ये, और उसमें उनके उनका कलाम, पसंदीदा। उनका एक एक इंतखाब दिया होता है। हम्म, तो उसमें कई शेर भी होते हैं। अब मैं बहुत सारे जब पढ़ता था तो कुछ शेर उसमें निकल भी आते थे। मुझे अभी नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक पुराने किसी शायर का जो क्लासिकल दौर का शायर है, उसका एक शेर है कि मैं आहें अफ़लाक में मिल जाती हैं, मेहनतें खाक में मिल जाती हैं। तो अच्छा। देखिए आपको ये लगेगा कि ये तो किसी प्रगतिशील शायर का हम्म, शेर हो हम्म, सकता है, हम्म, हम्म, शायर का शेर हो सकता है, साहिर का हम्म, शेर हो सकता है।
ऐसा नहीं है कि इस गजल का शायर बिल्कुल सोचता नहीं, ये तो कह देना एक बिल्कुल गलत बात होगी। ऐसा कोई भी नहीं होता। जब कोई आदमी कुछ लिख रहा है तो वो ज़रूर कुछ सोचेगा भी। और हो सकता है कि अपने समाज से आई हुई चीज़ों को वो उसमें लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस तरह के जो शेर हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। जब हम किसी विधा के बारे में जब बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भई उसने ऑल ओवर कैसा लिखा गया, मेजॉरिटी कैसा, ठीक है किस ना? तरफ जा रही है, किस दिशा में। हाँ। मैंने इसीलिए इससे पहले एक दोस्तों के साथ ऐसी ही कोई ऑनलाइन बहस हो रही थी, तो मैंने उसमें कहा कि 90% गज़ल कचरा है, आप उसको दरिया में बहा दीजिए, वो आप लिखी नहीं गई है ढंग की। क्योंकि वो उसमें वही रिपिटेशन है। अगर देखिए भाई मैंने एक बार पढ़ लिया, मैं आपको हाँ। 3 3 एक बता देता हूँ छोटी-सी, मैंने शायद कहीं लिखा भी था कि कुली कुतुब शाह का शेर है। और ये मैं आपको मिसालों से बता रहा हूँ इसलिए जी, ताकि जी। ये कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा होता है हाँ, हाँ, बिल्कुल। कि मैं ना जानूँ क्यों अच्छेगी हूरे जन्नत, हुस्न तेरा मुझ अजब दीवाना कीता। वही कह दिया उसने कि मुझे नहीं पता कि भाई मुझे जन्नत की हूर क्यों अच्छी लगेगी, मुझे तो तेरा हुस्न दीवाना करता है। ठीक है ना? गालिब साहब कहते हैं कि गालिब का शेर है कि एक मिनट मैं भूल रहा हूँ। जी, जी। गालिब का शेर मैं सुनाऊंगा। और असगर गोंडवी का शेर है कि मंजूर हमको खाना है काबा की मंजिलत, सब कुछ सही मगर वो तेरा आस्था नहीं। अच्छा, ओके। तो यानी वो कह रहा था ठीक है काबा बहुत अच्छी जगह है लेकिन वो तेरा दर नहीं है, तेरी जगह इसलिए नहीं हमें है। मंजूर नहीं इसी होगा। तरह मंजूर नहीं है। अब गालिब ने भी एक जगह कहा है कि लेकिन खुदा करे वो तेरी जलवागाह हो। सुनते हैं जो बहिश्त की तारीफ सब दुरुस्त, लेकिन खुदा करे वो तेरी जलवागाह हो। यानी कि तारीफ जन्नत की जितनी भी सुनते हैं ठीक है, लेकिन काश वो तेरा घर होता। आप एक ही मजमून है, एक ही बात है, आप सुन हाँ, चुके एक हैं। ही बात है। हाँ, अब आप मैं आपको बड़े शायरों की मिसाल दे रहा हूँ। कुली कुतुब शाह अपने ज़माने का बड़ा शायर है, गालिब बहुत बड़ा शायर है उर्दू का और असगर गोंडवी भी बड़ा शायर है। अब आप देखिए कि जब ये 3 बड़े शायर रेपुटेशन इनके यहाँ मिल रहा है, तो आप सोचिए कि जो छोटे शायर हैं या जो इनसे इनसे जिन्होंने असर लिया है, वो कितनी तादाद में इसको रिपीट कर चुके होंगे तरह-तरह से। तो मैं क्यों पढ़ूँ भई? मेरा वक़्त बर्बाद हो रहा है। मैं एक बात पढ़ चुका कि भई आप ऐसा महबूब चाहते हैं, आप जन्नत चाहते हैं ऐसी जगह जो आपका महबूब का घर हो। ठीक है, लेकिन उससे मुझे क्या है मतलब? ठीक है, मैंने एक बार पढ़ लिया, अब मैं बार-बार क्यों पढ़ूँ? तो मैं ये कहता हूँ कि गज़ल की जो रीडिंग है, वो वक़्त की बर्बादी भी है। हमारे साथ थोड़ा-सा ये भी मसला है, बहुत सारी बातें मैंने गज़ल पे की हैं और मैं इस वक़्त जी। शायद अपने दोस्तों में से जितने भी समकालीन दोस्त हैं, मैं यही कहता हूँ कि भई गज़ल का सबसे बड़ा मुख़ालिफ़ भी मैं हूँ। लेकिन मैं उसके पीछे वजह बताता हूँ कि गज़ल के इस कल्चर ने, वाह-वाह ने, तारीफ़ ने जो है हम लोगों को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद ऐसे कर दिया है कि जो संजीदा फॉर्म्स हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है और उर्दू में इस वजह से ख़ास तौर पे उर्दू में बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में आप नई पीढ़ी में एक भी कहानीकार का नाम नहीं ले सकते कि भई ये आदमी जो है वो अच्छी कहानी लिख रहा है। एक भी आदमी जो जमकर बैठकर लिख सके। मेरे दोस्त हैं एक, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जब गज़ल पे आपके यहाँ आर्टिकल छपा, तो उन्होंने मुझे जी। फ़ोन किया कि यार मैं इसका जवाब लिखूँगा। और यही बात उन्होंने तब कही थी जब वो 2 साल पहले मेरा आर्टिकल छपा था कि मैं इसका जवाब लिखूँगा। आज तक उन्होंने जवाब नहीं लिखा है। मुझे मालूम है गज़ल का शायर जो है वो बैठ के टिक के लिख नहीं सकता। उसके साथ लेकिन ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है, हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्हें टाइम ना मिला हो सकता है उनके पास जवाब हो। एक शायर ने ना लिखा हो वो एक अलग बात है, मुझसे हाँ, कई दोस्तों ने कहा। तो मुझे लगता है ठीक कि है, वो मेहनत तलब काम जो है वो शायर के लिए पॉसिबल नहीं रहा है। वो कल्चर ठीक बन है। गया है हमारा। यहाँ पे जो आपने जो शब्द यूज किया कल्चर, देखिए इसी कल्चर की बात हिंदी जगत में भी तब होती है जब हम कवि सम्मेलनों की बात करते हैं कि कवि हाँ, सम्मेलनों के बारे में यही कहा जाता है कि उन पर आज भी इस तरह की कविता की जा रही है जो कविता कम चुटकुला ज्यादा है। ये चुटकुला भी वही शब्द है जो अभी आपने गजल या शेर के लिए यूज किया। वहां पर भी चुटकुले किस तरह के, वहां पे तो बल्कि लिटरल चुटकुले हो जाते हैं। आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लिटरली चुटकुले ही सुना रहे हैं वहां पे। और चुटकुले भी इस स्तर के कि भाई लड़कियों की और जो शादीशुदा औरतें हैं उनके पल्लुओं की लंबाई कम होती जा रही है, स्कर्ट छोटी से छोटी स्कर्ट पहनते जा रहे हैं और उस पे वो चुटकी लेते हैं वहां पर। तो जब हिंदी जगत में भी इसकी आलोचना होती है तो इसी तरह से की जाती है कि ये मंचीय कविता है। मैं सिर्फ हुँ, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गजल या मंचीय कविता की प्रॉब्लम है या वाकई ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जो इस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और ये कल्चर बेसिकली उस एक छत के नीचे
जिसको हम गजल या मंचे कविता कह सकते हैं, उस छत के नीचे वो पाली पोसी जा रही है। नहीं देखिए, मंच पे तो जो चीजें होती हैं वो ठीक है, उसका हम्म, अपना एक उसकी मजबूरियां भी होती हैं। हम्म, बहुत लोग जो मंच के लिए लिखते हैं और लोगों जी, के लिए लिखते हैं, आम लोगों के लिए लिखते हैं, वो तो वही लिखेंगे जो समाज में ज्यादा पसंद किया जाएगा। उसमें उनकी भी बहुत ज्यादा गलती नहीं है। वो बात निकलेगी तो फिर समाज पे निकल जाएगी, क्या वो हम्म, दूसरी तरफ जाएंगे। जी, लेकिन उसमें भी बात होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम बात कर लेते हैं, अभी जब हम उर्दू गजल की बात करें, आप मुशायरे में देख लें, मुशायरे में जो चीजें लिखी जा रही हैं, हम्म, मुशायरे के 2-3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा हिट हैं। उनमें महबूब की शायरी तो है ही है, वो तो होती रहती है। दूसरे एक उसमें जो दूसरी बात है वो इस्लाम को और इस्लामिक चीज़ों को ग्लोरीफाई करने की शायरी है, जो कि जी, मुशायरे अक्सर हम्द से, नात से, इन सब चीज़ों से शुरू होते हैं हम्म, और इसके बाद उर्दू वालों को ये बहुत घमंड है कि हमारी ज़बान सेक्युलर है। हम्म, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही एक झूठी बात है, गलत बात है। मैंने इससे पहले एक चवन्नी छाप मुशायरे के नाम से एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने ये बात लिखी भी थी कि आप इन सब आर्टिकल्स को, वो इन सब टॉपिक्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, जो बच्चों को या सुनने वालों को या किसी भी तरह की किसी भी पीढ़ी को ऐसे असरअंदाज कर सकती है कि वो एक तरह से कौम परस्त बना सकती है। हम्म, ठीक है ना? तो अगर हम्म, आप कौम परस्त हैं तो आप अपने आप को सेक्युलर क्यों कह रहे हैं भाई? कैसे कर इस सकते हैं? जबान को गंगा जमनी जबान, गंगा जमनी तहजीब का ठेकेदार क्यों बना रहे हैं भाई? हम्म, और कोई गंगा जमनी तहजीब वाली बात तो ये मैं खुद इस टर्म पे ही वो कर हाँ, सकता हूँ एतराज। हम्म, लेकिन हम्म, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई आप एक सेक्युलर तहजीब की बात करते भी हैं तो फिर आपको सेक्युलर चीजों से ही उसको देखना पड़ेगा। तो उसको हाँ, आपको चाहिए कि आपको वो मजामीन छोड़ने पड़ेंगे, वो मुशायरों में वो सब चीजें। लेकिन अब हम बात कर रहे थे दूसरी चीज की, तो मैं बता दूं कि जो चीज मुशायरों में कही जाती है वही आप रिसाले या मैगजीन उठाएंगे तो आपको थोड़ी अच्छी जबान में, हम्म, मतलब थोड़ा जिसे कहते हैं ना अशराफिया की जबान में, एलीट हाँ, क्लास की जबान में, हाँ, आपको वो चीज आपको उसमें मिल जाएंगी। तो मैंने वही लिखा कि भाई मैं पहले मुशायरे को बहुत गाली देता था, लेकिन मुशायरे में जो बात कही जा रही है वही चीज अगर मुझे अच्छी जबान में पढ़ने को मिल जा रही है और मैं उसको सिर्फ इसलिए पसंद कर रहा हूँ, तो ये तो मैं ही प्रेजुडिस हूँ कहीं ना कहीं, क्या हम्म, मुशायरे को गाली देता हूँ? ये तो मीर वाली बात हो गई। मीर ने एक मसनवी लिखी हाँ, थी तंबीउल जुहाल के नाम से। वो ये कहते थे कि साहब शायरी जो है वो मोचियों के लिए नहीं है, शायरी नाइयों के लिए नहीं है, हम्म, शायरी जो है वो तो अशराफिया के लिए, शायरी जो है वो फन्ने शरीफ है, उन्होंने कहा, यानी कि अच्छा, वो एलीट क्लास का फन है। हम्म, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी एक रिवायत कह रही है, तो उसको तो हमें इस तरह ही देखना चाहिए। तो भाई अब इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ता हुआ है, जो आपने कहा कि वही चीज अगर हम अच्छी जबान में पढ़ रहे हैं तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, और हम मंच पे देख लेते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। जो ये अच्छी अच्छी जबान की जो बात चली है, ये एक उसी में जो आपका जो आर्टिकल था, उसी उसी का मैं एक आपको कोट करता हूँ कि अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर गजल ऐसी ही सस्ती और ओछी चीज है तो उसे इतनी शोहरत क्यों हासिल हुई है। इसकी वजह है कि हमारे दिमाग का चीजों को आसानी के तौर पर ज्यादा स्वीकार करना। आमतौर पर हमारा मस्तिष्क उन बातों को जल्दी जल्दी कबूल कर लेता है और पसंद फरमाता है जिनको समझने और जानने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वैसे बताया जा रहा है कि भाई गजल जो है वो अगर मशहूर है तो वो इस वजह से है, उसमें गजल की जो विधा है उसका बहुत ज्यादा गुण नहीं नजर आ रहा। लेकिन क्या जो हम जिस अच्छी जबान की हम पैरवी करते हैं, और बात यहाँ पे फिर उस अलीटनेस की भी आती है, हम कहते हैं कि अलीट लोग वो हैं जो कि एसी में बैठकर और गांव पे कविता लिख रहे हैं, हम सिर्फ उसको अलीट कह देते हैं। लेकिन अलीट तो वो भी हैं जो एक डिस्कोर्स सेट कर रहे हैं। अलीट सिर्फ गजल में नहीं, अलीट कविता में भी हैं जो ये बताते हैं कि कविता में ये लिखा जाना चाहिए, ये नहीं लिखा जाना चाहिए। अलीट वो भी हैं जो फेसबुक पर बैठकर लोगों की कविता में कविता के भाव कम और उनकी स्पेलिंग और वर्तनियां ज्यादा चेक करते हैं। अलीट वो भी है। तो क्या मैं यहाँ पर एक नेगेटिव उससे आया ये कि गजल की जो लैंग्वेज है वो इतनी आसान है कि वो जल्दी समझ में जाती है, लेकिन क्या ये उसका एक गुण भी नहीं है? क्या हमें दूसरी जो विधाएं हैं, कविता है, उपन्यास है, कहानी है, क्या उन विधाओं को भी ये गुण गजल से नहीं सीखना चाहिए कि आप अपनी बात, चाहे वो कितनी भी उसमें उसमें फलसफा हो, कितना भी मनोविज्ञान हो, आप उस भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें जिस भाषा में ज्यादा से ज्यादा लोग उसको आसानी से समझ लें। पुनीत भाई, जहां तक शायरी की बात है,
तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो कोई भी चीज जो इतनी ज्यादा शोहरत हासिल कर लेगी, जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ जाएगी। पहली बात तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा माफी के साथ एक बात ये कहूंगा कि अगर हम हिंदुस्तानी समाज को इस लायक समझते हैं कि उसमें कोई बहुत गहरी की हुई बात को इतने सारे लोग एक साथ समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा मेरे लिए, क्योंकि अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान में वो तरबियत नहीं है लोगों की। अच्छा। और हम बहुत आसान पसंद लोग हैं, हम लोगों को मेहनत नहीं करनी है ज्यादातर चीजों के लिए। तो उसमें मुझे ये लगता है कि गजल के हवाले से अगर मैं ये बात कहूँ, ठीक है, दूसरी भाई कोई भी अगर सिन्फ है, दूसरी फॉर्म है, वो पढ़ने आप उसको पढ़ेंगे। क्यों ऐसा होता है कि जब नज़्म सुनाई जाती है, जब मैं नज़्म हाँ पढ़ता हूँ, जी। तो मुझे मेरे दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है उसको समझने के, डिकोड करना है उसको। मुझे समझना है कि शायर क्या कहना चाह रहा है, और फिर मेरा अपना जो भी परसेप्शन होगा, ज़ाहिर है, इंटरप्रिटेशन जो भी होगा मेरा, मैं ज़ाहिर है कि उस हवाले से बात करूँगा कि भई मैंने इस तरह से इसको डिकोड किया है इस नज़्म को। शायरी क्या है? शायरी अगर बातों को सीधे-सीधे कह देना है कि बस ठीक है सीधा कह दिया इस तरह से, तो वो तो फिर आप थोड़ा-सा शायरी में ज़ाहिर है कि थोड़ा घुमाते-फिराते हैं अल्फाज को, किसी न किसी तरीके से ऐसे बात करते हैं कि थोड़ा तिलिस्मी रंग आ जाए उसमें, ठीक है ना? लेकिन भाई यहाँ लेकिन पर फिर भी जी आप चलिए बात पूरी कीजिए। जी जी। तो नहीं, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। मैं जी। बस यहाँ जोड़ रहा हूँ कि किसी बात को सीधा कह देना और किसी बात का आसानी से समझ में आ जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल। सपाट या आप अखबारी भाषा में उस चीज़ को प्रस्तुत कर दें, लेकिन जहाँ हम अपनी गज़ल से या फिर ऐसी विधाओं से, जो कि आसानी से समझ में आ जाती हैं, जब हम उसका कंपैरिज़न उस एक एलीट फ़ॉर्म से करते हैं, तो हमारा जो मापदंड है थोड़ा-सा मुझे लगता है हिलता हुआ नज़र आता है। एस्थेटिक्स तय की हुई हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मैं बताऊँ आपको, ये भी एलीट क्लास ने ही तय किया है, और गज़ल का जी। एलीट क्लास वो नहीं है जो सिर्फ़ गज़ल का एलीट क्लास वो भी है जो मुशायरे करवाता है। हुँ। गज़ल का एलीट क्लास वो भी है, वो कास्ट क्या है, हाँ। फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। तो उसमें मैं बताऊँ आपको कि इसी मुल्क में ऐसे मुशायरे होते हैं जो बाकायदा नॉन मुस्लिम्स करवाते हैं नेता, और उसमें जो है वो इस्लाम का बोलबाला हो रहा होता है और अबाबीलें आ रही होती हैं, और वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं उसमें, और वो बैठ के आराम से सुन रहे होते हैं, वो क्राउड दिख रहा है उनको कि भैया जी। ये, तो ये एक हिपोक्रेसी तो बहरहाल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक एस्थेटिक्स की बात है, समझने की आता है, जैसे मैं बताऊँ आपको, जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की नज़्में हैं, वो बहुत ही सादा ज़बान में है, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। हुँ। मैं समझने की मेहनत से, ये मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब कोई नज़्म पढ़ेंगे, तो आपके अंदर कोई हरकत पैदा करेगी, जी, उसको जी। कि भई ये जो नज़्म लिखी गई है, ये किस तरह से आप, जैसे एक मैंने एक नज़्म पढ़ी थी, बल्कि नज़्म के बारे में ही पढ़ा था, उसकी कुछ लाइनें थी, जी, और वो शायद राहुल पंडिता की किताब में थी, सलाम बस्तर में, कि एक औरत ने कहा कि मुझे अपने बच्चे के लिए दूध पिलाना है उसको, तो उसने जो ज़मींदार था उसने कहा कि तुम इसमें ग्लास में निकाल दो और बच्चे को पिला दिया जाएगा। वो लेके फिर उसने खेतों में अपने बिखेर दिया वो, और बच्चे को नहीं पिलाने दिया। तो जी। मैं कहता हूँ कि आपको समाज को तो समझना है ना, हुँ। समाज को भी तो जानना है, जो कुछ समाज में जी। हो रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? हाँ, हाँ। तो हम वो समझने की मेहनत भी तो लगती है ना, बहरहाल। हुँ, हुँ। आप हाँ, इस हाँ। चीज़, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको, ज़ाहिर है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी बहुत अच्छे अंदाज में ही कहा होगा, जो हम सुनने पे मजबूर हैं, पढ़ने पे बिल्कुल। मजबूर हैं। वो उसकी एस्थेटिक सो कॉल्ड लोग ना माने, वो एक अलग हाँ, बात है, हाँ। लेकिन उसको कबूल तो बहरहाल किया गया ना नज़्म के तौर पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं सही बात कहता है। हूँ कि इतने हद तक तो आपको थोड़ा, और गज़ल में चूँकि वो गुंजाइश नहीं है, गज़ल उस तरह की चीज़ों के लिए मुमकिन नहीं है। मैं गज़ल को बेचारी को थोड़ा बचा भी रहा हूँ, आप समझ गए। अच्छा। गज़ल में जितनी ज़िम्मेदारी है, हाँ, आप मैं वो ये नहीं कह नहीं रहे कह हो रहा कि हूँ कि सारा ज़िम्मेदारी गज़ल पे नहीं डालनी चाहिए, वो मुमकिन नहीं है उसमें। मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए ही है। अच्छा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गज़ल का बड़ी शायरी नहीं कर सकता। मैं यही कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायर नहीं हो सकता गज़ल का शायर। वो चलिए सिर्फ़ आपने इसीलिए कह रहा हूँ। एंटरटेनमेंट तो एक तो अच्छा गुण बताया। एंटरटेनमेंट भी आज के ज़माने में कोई कम कम वो तो बिल्कुल, नहीं है। इसके अलावा चलिए मेरा वही बात। गज़ल पे आखिरी सवाल है ये कि इसके अलावा गज़ल में आपको अगर हम बात करें कि अच्छे पढ़ने लिखने वालों के बीच की बात करें, हम थोड़ा-सा इस वक़्त एलीट बन जाते हैं थोड़ा-सा, तो क्या उन एलीट्स को भी क्या गज़ल में कुछ और अच्छा नज़र आता है आपके आपके अनुसार? आप कोई एक अच्छा गुण बता मेरे पाएँगे अलावा उसमें? जी, मैं गज़ल में मुझे अगर कोई अच्छी बात नज़र आती है, तो बस यही जी, है कि जब आप थोड़ा-सा, आपको लगे कि यार इस वक़्त आपको लंबी-चौड़ी बहस नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है,
जी। समाज, आपने खबरें बहुत पढ़ ली हैं, आपको थोड़ा-सा अपने आप को सुकून देना है, आप लगा लीजिए साहब जगजीत सिंह की आवाज़ में कोई गज़ल सुनिए आराम से। भई आदमी अच्छा, थक वो भी जाता है आप ना। खाली खाली समय का ही बता रहे हैं वो भी। हाँ, खाली समय में आप मेरे कर सकते नज़दीक हैं। मेरे नज़दीक आप गज़ल की किताब को एक साथ अगर कोई आदमी पढ़ लेता है पूरी किताब को, तो मैं जी। हैरत में हूँ उस आदमी के लिए। यार वो अच्छा। पूरी किताब मेरी किताब क्यों ना हो? मैं जी। तो ये हैरत में रहूँगा कि यार ये आदमी पूरी एक साथ कैसे पढ़ लेता है गज़ल की किताब। अपने अगले सवाल पर आता हूँ, पर इसमें भी रेफ़रेंस थोड़ा-सा ग़ज़ल का है, कि जब हम ग़ज़ल का एक क्रिटिसिज़्म वो देख रहे थे कि उसमें समाज की बहुत ज़्यादा बातें करने की गुंजाइश हमने अपनी रवायत में नहीं देखी है और जो जिस तबके की बात होनी चाहिए, जिन विमर्शों की बात होनी चाहिए, वो विमर्श बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन फिर जब हम कविता की बात करते हैं, तो कविता में भी एक बड़ा वर्ग ये समझता है कि जो विमर्श हैं, वो साहित्य का हिस्सा नहीं है, वो समाज शास्त्र का, सोशियोलॉजी का हिस्सा है। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे तो लगता है कि अब वो विमर्श कोई भी किसी भी तरह का हो, वो जी। गज़ल को मैं उसके लिए असमर्थ मानता हूँ। मैं हाँ, गज़ल को ठीक है। पहले ही उससे जी, ज़िम्मा कर रहा हूँ। वो समझ गए, जी। मैं कह रहा हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है गज़ल के लिए, हुँ, हुँ, ठीक है ना? इसके साथ ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ़ समाज की ही बात नहीं आ जाती है, आप हुँ, अपनी बात भी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अगर कोई चीज़ सिखाऊँ कि आपको लिखना है, तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये सिखाऊँ कि आपको क्या लिखना है। जी, तो जी। मेरा पूरा ट्रेडिशन मुझको अगर ये सिखा रहा है कि मुझे क्या लिखना है, उसने पहले से तय कर दिया है कि मुझे क्या लिखना है, तो ज़ाहिर है कि मेरा कसूर नहीं है उसमें। भई मैं तो वही लिखूँगा ना। अब मान हुँ, लीजिए कि जो लड़के भी सीखते हैं उर्दू शायरी को, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ़ गज़ल में उरूज़ के वज़न और बहर और ये सब नहीं सीखते ना, काफ़िया हुँ। रदीफ़। वो ये भी हाँ, सीखते हैं कि यार ये शायर क्या कह रहा है, हाँ, वो हाँ। भी सीखते हैं। और इसी तरह उन लोगों ने जिन्होंने इससे पहले सीखा था, उन्होंने भी किसी न किसी से सीखा होगा। हुँ, ठीक है ना? उनको अपनी बात कहीं नहीं मिली है। तो जो बातें वो दोहरा रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, उसमें उनका कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो दोहराना वो एक तरह का मतलब ज़ाहिर है कि तो विमर्श की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं इस तरह के जब कोई चीज़ एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से दोहराई जाएगी, तो उसमें जी, जी। विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अब जो आपने बात कही कि साहित्य की बात है, तो मुझे जी। लगता है कि अगर हम दूसरी फ़ॉर्म्स की बात करें, नज़्म की, कहानी की या फिर दूसरी और भी किसी किस्म की, तो विमर्श तो पहले से रहा है, उर्दू शायरी में रहा है। उर्दू जी। शायरी में शहर आशूब नाम की एक सिन्फ़ थी। ज़ाहिर है कि उसमें बाकायदा ये बताया जाता था कि भई हज़्व होती थी। हुँ, आप ये समझिए कि उर्दू का पहला शायर ऐसा एक इकलौता शायर है जिसको मार दिया गया बाकायदा। हुँ। उसकी एक बादशाह ने जान ले ली इस बात पर कि बादशाह मरवा देता था, फ़र्रुख़-सियर बादशाह जो था, औरंगज़ेब के बाद जो आया था, उस वो लोगों को मरवा देता था। अगर कोई ज़रा-सी भी उसके खिलाफ बात करता था, तो वो उनको सिक्का गले पे रखवा के ऐसे खिंचवा के वो हड्डी वो करवा देता था। तो उसकी जी। बाकायदा एक शायर ने सबसे पहले उसके अगेंस्ट खड़े होके जाफ़र सटली ने, जो कि बहुत बदनाम शायर भी रहा है उर्दू में, उसने उसकी हज़्व कही और वो हज़्व जो है, ज़ाहिर है कि वो विमर्श ही तो है एक तरह का। बिल्कुल। और उसको उसके बदले में उसकी जान गँवानी पड़ी उसको। तो वो मैं ये कहता हूँ कि भई ऐसा नहीं है कि शायरी में गुंजाइश नहीं है और शायरी का तो हिस्सा रहा ही है इस तक मतलब किसी भी तरह का विमर्श हो, वो शायरी का हिस्सा रहा है। और जी, जी। तो उससे तो हम नहीं बच सकते हैं। गज़ल उस की बात अलग है, उसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन उसके अलावा साहित्य को आप विमर्श से अलग नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अलग नहीं करता जी, हूँ। जी। मानता हूँ बिल्कुल कि वो अलग। एक उसका और रूप है। साहित्य में और जब हम एक बात करते हैं फिर उपन्यास की कहानी की, उपन्यास को कहा जाता है कि मानव जीवन का वो एक महाकाव्य है। अगर आपको किसी इंसान के हुँ, जीवन के बारे में सब कुछ समझना हो, जैसे हम इतिहास से सिर्फ़ एक राजनीतिक परिस्थितियों का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी समय के हुँ। सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का पता लगाना है, तो हम उपन्यास पढ़ेंगे, उस समय की कहानियाँ पढ़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि साहित्य में फिर हम दूसरे भी विज्ञान देखते हैं, हम दर्शन देखते हैं, फ़िलॉसफ़ी कहते हैं उसे, हम मनोविज्ञान देखते हैं, एस्थेटिक्स है और फिर ये समाजशास्त्र है। इन चारों में भी हुँ, आप हुँ। किस अंग को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? दर्शन को, समाजशास्त्र को, मनोविज्ञान को या सौंदर्य शास्त्र को? मेरे नज़दीक तो देखिए ये सारी चीज़ें आपस में एक-दूसरे से मिली हुई हैं। जी, ये अलग नहीं है बहुत। हाँ, क्योंकि क्या होगा कि कोई समाज कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी लोगों की साइकोलॉजी पे तो असरअंदाज होता है, ठीक है ना? जी, और वो हुँ, साइकोलॉजी बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। अभी बिल्कुल, हमारा समाज जो हम देखते हैं,
वो हर तरह से करप्ट हो रखा है, बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। आप किसी भी सतह पे देख लीजिए, वो बात सुनने में, कहने में बहुत, हम चाहे कितने भी नारे लगा लें, कितनी भी अपनी पीठ ठोक लें, लेकिन हमको जी पता है कि भाई हम करप्ट लोग हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये हम रातों रात नहीं बन गए हैं, ये हम ऐसे बने हैं कि साहब हमारा पूरा एक हमारी एक जो पूरी तारीख रही है, या हमने जिस तरह से अपने आप को एक इस तरह की चीजों में डाला है, जो समाज बनाया है, समाज में जो उसूल बनाए हैं, जो अखलाकियात या नैतिकता तय की है, वो जी जाहिर है कि उसने हमारी साइकोलॉजी पर बहुत असर डाला है। हम तारीफ पसंद लोग हो गए बहुत ज्यादा, हम खुद को टटोलना नहीं चाहते हैं, अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि भाई ये तो आपको किसी नॉवेल को जब पढ़ना है, तो नॉवेल तो इन्हीं चारों चीजों को ही लेके चलेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, गोगोल की कहानी है ओवरकोट, ठीक है ना। जी जी ओवरकोट में भूत दिखाई देता है, मैं दो कहानियों को जिक्र करूंगा यहाँ पे। ओवरकोट में एक भूत दिखाई देता है लोगों को, एक जी आदमी है जो कि सिर्फ अपना कोट उसका फट गया है और वो फिर मतलब सिलवाना चाहता है, वो नहीं सिलवा पा रहा है, और वो एक कोट बनवाना चाह रहा है, वो नहीं बनवा पा रहा है, तो उसके चक्कर में उसकी जान चली जाती है। और फिर वो लोगों को उस भूत वो दिखाई देने लगता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कहानी है ये, वो एक जी ब्रिज पे एक भूत दिखाई देने लगता है लोगों को, उसी आदमी का। तो वो भूत क्या है, वो हमारा एक कलेक्टिव कॉन्शियस भी होता है ना भाई। बिल्कुल इस समाज में जितने लोग कहीं ना कहीं जिनका रेप हो रहा है, जिन औरतों का, जिन किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, जो लोग मर रहे हैं, भूखमरी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, क्या ये मेरे ऊपर असर नहीं डाली, क्या आपके ऊपर असर नहीं डाली है? बिल्कुल सभी बिल्कुल के सही ऊपर बात असर है। डालती है। जी जी छुटकारा पाना चाहें, हम लाख कहें कि नहीं साहब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको फर्क पड़ता है। उन लोगों को भी फर्क पड़ता है जो इसको डिफेंड करते हैं, जो हम्म हुकूमतों की पीठ ठोकते हैं कि साहब वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल उनको बिल्कुल भी सही फर्क बात है। पड़ता है। वो एक जो समाज जो है, कहीं ना कहीं वो एक साइकोलॉजी बनाता है, ठीक है ना। अब आप उसको, दूसरी बात आ जाती है कि ये तो समाज की बात हो गई, तो जाहिर है कि समाज शास्त्र उसमें आ ही गया कि जब कोई नॉवेल लिखा जाएगा, तो जाहिर है कि वो दिखाया जाएगा कि भाई उसकी साइकोलॉजी किस तरह काम करती है, वो समाज किस तरह काम कर रहा है, किस तरह से अपने गुनाहों पे पर्दा डाल रहा है, उसको किस तरह से उसका उसने फलसफा जदा कर दिया है, एक तरह से उसने एक अपना नया फलसफा पैदा किया है। तो वो मुझे लगता है ये तमाम चीजें मिल मिला के ही काम करती हैं, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये इनको अलग अलग नहीं करके है। नहीं नहीं देखा जा सकता। चलिए तसनीफ, मेरे पास अब कुछ दो चार रैंडम से सवाल हैं, मतलब अब किसी दिशा में हम नहीं जा रहे हैं, दो चार रैंडम सवाल मैं वो पूछता हूँ आपसे। एक मैंने बीच में हमारी आपसे बात हुई थी, ये आपने एक इरोटिक उपन्यास लिखा हुआ है, आपको याद हो हमारी बात हुई थी और वो लोगों के सामने नहीं आ पाया। उसका वो क्या है, अभी लिख के रखा हुआ है, वो किसी प्रक्रिया में है? और उससे पहले आप ये बताइए कि जो ये जॉनर है इरोटिक, वो क्या है, मतलब वो हमें, मतलब वो दूसरे उपन्यासों से कैसे अलग है? हाँ, और ट्रेडिशनल फिक्शन से वो किस तरह से अलग है, बेसिकली वो बताइए आप थोड़ा सा। वो तो समझिए आपके, जब मैंने लिखा उसको, जी तो अब मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एकदम, मेरी नज़र में वो कोई बहुत अहम चीज़ नहीं है। अगर कोई उसको पढ़ेगा, जी तो ये बात महफ़ूज़ भी हो जानी चाहिए कहीं, अच्छा है आपने इस बारे में बात कर ली। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह से, मतलब मैं उस नॉवेल को मैं कोई अहमियत नहीं देता। मैं अच्छा समझता हूँ कि होता है ना कि आप कुछ भी लिखते हैं, इस तरह से मैंने एक ज़माने में एक हाइपोकॉन्ड्रिया पे, जैसे आपको याद होगा कि अज्ञे ने भी लिखा है कि जब वो शेखर एक जीवनी में ही, कि उस कैरेक्टर को भी, जो उनका प्रोटैगनिस्ट है शेखर, उसको भी हाइपोकॉन्ड्रिया से बड़ी दिलचस्पी हो जाती है। मुझे भी एक ज़माने में थी। मैंने उसपे भी अच्छा एक नॉवेल लिखा था, ख़याल ख़ां के नाम से। अच्छा तो वो भी कहीं नहीं छपा था, कहीं नहीं छपा था। हम्म ये नॉवेल तो इत्तेफ़ाक से छप गया और अच्छी जगह छप गया। तो हो अच्छा सकता है कि भई छापने वाले को बात नज़र आई हो, लेकिन मुझे वो मुझे लगता है कि मेरे इब्तिदाई उसमें था। लेकिन उस वक़्त मैं एक किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि यार मैंने हाउस ऑफ स्लीपिंग ब्यूटीज़ नहीं पढ़ी थी, और हम्म आपकी उस वक़्त मैंने मेमोरी ऑफ माय मेलैंकोली हॉर्स नहीं पढ़ी थी मार्किस की। तो मैं कहीं न कहीं जो भी जी में आया लिख दिया उस वक़्त, और वो हम्म बहुत ही, हो सकता है कुछ काम की बातें हों, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है नॉवेल बेसिकली। तो मैं नहीं जी जी चाहूँगा कि दोबारा कभी मेरे जीवन में वो कभी छपे दोबारा, अच्छा और आपका उसपे इस तरह से आए। जी इरोटिक में कोई बुराई नहीं है, इरोटिक में कोई बुराई नहीं है। इरोटिक हाँ देखिए क्या है कि जहाँ पे बात आ जाती है इस चीज़ की, कि औरत जो है ना, हम्म उसके बारे में लिखते हुए हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए। वैसे ही हम्म मर्दों ने कोई बहुत अच्छे काम किए नहीं हैं, औरतों के हम्म हवाले से। हम्म और इसमें भी हम उसको सिर्फ़ प्लेज़र का ज़रिया बना दें, सिर्फ़ ये कर दें कि साहब ठीक है, हम तो उसकी बॉडी से जिस तरह, तो उसका कंट्रोल जो है ना, उसकी अपनी बॉडी से उसका कंट्रोल अपनी हमारे हाथों में ले लेना,
और उसको अपनी कठपुतली बना के अपनी अय्याशी का सामान बना लेना। आप देखेंगे कि मैंने अपने एक ज़माने में बड़ा कायल था इन सब चीज़ों का, न्यूडिटी का और तमाम चीज़ों का, और मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मैं शेयर भी करता था। आर्ट को मैं आज भी डिनाय नहीं करता हूँ। जी। मैं तो पिकासो की उस बात को मानता हूँ कि एवरी आर्ट इज़ इरोटिक, लेकिन इरोटिक जो है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके ज़रिए मैं अगर कहीं पे किसी की बेइज़्ज़ती करने लगूँ, किसी की बॉडी को अपने ऐश का सामान बनाने लगूँ, और उस ऑब्जेक्टिफाई करना। हवाले से जो ऑब्जेक्टिफाई करने लगूँ, समाज में जो ज़ुल्म हो रहे हैं उसको मैं कहीं और हवा ना दे रहा हूँ हाँ, उस हाँ। ज़रिए से। जी। इन सब चीज़ों पे मुझे थोड़ा सोचना ज़रूरी लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि भई ये सब चीज़ें जो हैं ये ख़त्म करनी चाहिए, और जी। ज़ाहिर है कि इमैच्योर होता है हर आदमी अपने किसी न किसी दौर में। तो मैं अपनी इमैच्योरिटी के ज़माने का लिखा हुआ नॉवल उसको मानता हूँ। और ये मैं मानता हूँ कि एरोटिक आप जब भी लिखें, तो इस बात का आप भरपूर ख़्याल रखें कि आपने कहीं औरत की बॉडी का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में तो नहीं ले लिया, उसको लिखते जी, वक़्त। जी। हुँ। कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया है कि यही हो रहा है ना, अब हम तो ये देख रहे हैं कि इस वक़्त जो समाज में ख़ास तौर पे ये तो बहुत बुरी हालत है इस वक़्त तो, उसमें तो हम ये कि औरत को सब कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हर तरह से। ठीक है ना? वो पॉर्न पे कितनी भी पाबंदी लगा दें उससे कोई फ़र्क नहीं फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ लेकिन रहा है। जी। असल बात ये है कि भैया क्या रेप रुक गए हैं? क्या ये सब चीज़ें रुक गई हैं? क्या हुँ। ईव टीज़िंग रुक गई है? ये सब चीज़ें नहीं रुकी हैं और ये चीज़ें रुकेंगी भी नहीं उस तरह से, जिस तरह की हुँ। हमारी हम हरकतें हैं। सॉल्यूशंस निकाल तो रहे हैं जिस हमें, तरह से। हाँ। हाँ, जिस तरह के सॉल्यूशंस हमारे हैं वो बिल्कुल उनका कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो हुँ। हमें इस तरफ गौर करना है कि हमसे कहाँ भूल-चूक हो रही है और उसको एक्नॉलेज भी करना है। जी, जी, तो जी। मुझे लगता है एरोटिक लिखने में, जैसे अभी मैंने हान कांग का एक नॉवल पढ़ा, जी, वेजिटेरियन के नाम से। कोरियन ये ऑथर हैं, वो बहुत जी। अच्छा लिखती हैं। उन्होंने ज़ाहिर है कि एक औरत के बारे में बताया कि भई वो औरत है, वो अपने आप को प्लांट में बदल रही है, धीरे-धीरे। अच्छा। ठीक है ना? अब वो प्लांट में बदल रही है, वो उसने अचानक जो है नॉन-वेज खाना छोड़ दिया है, कोरियन सोसाइटी में। और ये दिखाया गया है कि एक औरत अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकती। एक 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 जिसे कहना चाहिए कि अच्छी सोसाइटी में, एक एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी में, एक मतलब मालदार सोसाइटी में भी, एक औरत जो है तरक्की याफ़्ता डेवलप्ड सोसाइटी में भी, औरत अपने आप को कहीं न कहीं मर्दों के ज़ेर असर रखती है। मर्द अगर चाहेगा कि औरत नॉन-वेज खाए, तो उसे खाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। और उसमें उस तरह के सीन आता था कि उसको फ़ोर्स किया जाता है उस चीज़ के लिए। जी। उसको उसका बाप मारता है, वो अपनी नस काट लेती है। फिर वो प्लांट में भी क्यों तब्दील हो रही है कि उसके साथ उसका बचपन का, मैं उसका कोई वो नहीं देना चाहता हूँ कि भई पढ़ने वालों को कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए। लेकिन वो प्लांट प्लांट में क्यों तब्दील हो रही है धीरे-धीरे? वो अपने आप को एक ऐसी चीज़ में क्यों बदल रही है जो बोलता नहीं है? जो हुँ। मतलब किसी चीज़ को कितना महसूस करता है ये भी पता नहीं। जो बता ना पाए, हाँ। बात नहीं करता, हुँ। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उससे भी उसके बचपन की यादें जुड़ी हैं कुछ। बचपन में उसकी कोई वजह है, तो वो जी, बहुत जी, जी। इरोटिक नॉवेल लिखा हुआ है। लेकिन जी, उस जी। तरह का जो इरोटिक नॉवेल है, वो अगर कोई लिख सकता है, मुझे लगता है वो औरतें ही लिख सकती हैं। तो हमें ये हुँ। काम बहरहाल औरतों के हवाले कर देना चाहिए। वो अगर अच्छा। लिखती हैं, तो कुछ बात समझ में आएगी। जी। हाँ, लेकिन इरोटिक नॉवेल तो 2 मर्दों के बीच में भी आजकल लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन वो अगर सिर्फ़ मज़े लेने के लिए लिखा गया है, तो वो चाहे 2 औरतों के दरमियान के लिए लिखा गया हो, चाहे 2 मर्दों हाँ। के दरमियान। जी, जी, जी। मैंने जब आपका परिचय दिया शुरू में, तो मैंने कहा कि ये एक युवा शायर हैं, कहानीकार हैं। तो मैं आपसे आपकी ज़िंदगी की टाइमलाइन में पीछे जाके मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले शायर कब कहा गया? और इसको मैं थोड़ा-सा ब्रॉड कर दूँ अगर, तो एक एक शायर को, एक शायरा को इन नामों से कब नवाज़ा जाता है? जब मतलब मुझे 3 चीज़ें दिखाई देती हैं इसमें, एक तो ये कि वो खुद डिक्लेयर कर दे कि भई हम शायर हैं, हम कवि हैं, हम कविता करते हैं। दूसरा ये हुआ कि कोई संस्था, कोई पत्र, कोई पत्रिका उसकी उसकी रचनाओं को ये कह के छापे कि भई ये एक आज से कवि हो गए, हमने इनकी कविताएँ छाप दी। तीसरा ये हुआ कि वो मतलब ऑडियंस के बीच में चला जाए सीधा। वो अब अपनी रचनाओं को लेके कि हमारे कविता संग्रह है, हमारी ये गज़लों की किताब है, नज़्मों की किताब है, और पहुँच जाए और वहाँ से ऑडियंस से उसको एक वैलिडेशन मिल जाए। आपको क्या लगता है, मतलब क्या सही रास्ता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आदमी को कवि कहना कब शुरू होता है? कब उसको उसकी वो मतलब ये कॉन्शियस एक मुझे दिखता नहीं होता हुआ। एक दिन पता चलता है कि अरे हम तो 3 महीने से 4 महीने से या 4 साल से हमें तो कवि कहा जा रहा है। वो असल में मुझे लगता है कि दूसरी ज़बानों का तो मैं नहीं कह सकता, उसमें तो जी। मुमकिन है कि थोड़ा स्ट्रगल इस चीज़
इसके लिए। उर्दू में तो आप 2 मिसरे मौजू कर लीजिए, आपको शायर कहा जाने लगेगा। और उसमें बहुत, इसके लिए थोड़ी-सी और मेहनत अगर करनी है तो बस इतनी है कि थोड़ा अपना कलाम किसी ऐसे आदमी को दिखा लीजिए कि भाई जो वो आप। और अब कई दफ़ा ये भी होता है, ये बात थोड़ी-सी अजीब लगेगी, लेकिन हमारे कई दोस्त मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बेबहर लिखेंगे, दोस्तों को दिखा देंगे, वो कलाम बहर में हो जाएगा और वो शायर हो जाएँगे। तो और बहर में भी अगर वो कहने लगें, तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। शायर तो बहरहाल आदमी 2 मिसरे मौजू करके, एक ग़ज़ल का एक शेर कह के वो शायर हो जाता है। और उर्दू में तो बहुत ईज़िली आप चाहे खुद को सेल्फ नॉमिनेशन हो या कोई दूसरा आपको कह रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ईज़िली लोग शायर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें इस तरह के शायर हैं, कुछ एक हैं जिनकी किताबें आती हैं, कुछ इसलिए लिखते हैं जिनको मंच मिले, कुछ इस तरह के हैं कि भई वो थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं, फ़ेसबुक पे डाल देते हैं चीज़ें, सोशल मीडिया पे वो, और उसपे लाइक्स भी बेतहाशा आते हैं। मतलब और लाइक्स तो आज के ज़माने में तो किसी भी आदमी को अगर कोई चीज़ बना रही है कुछ, तो वो लाइक्स बना रहे हैं। बना रही है। जी। कि अरे भाई कमाल का शायर है भाई, वाह, वाह, वाह! कहता क्या है, वो बस वो उसी तरह की बातें करता है। तो इसी सवाल को मैं इस तरह से पूछूँगा, किसी को कभी कब कहा जाना चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल, मेरे ख़्याल से तो कवि होने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है, और कोई दूसरा लाख कहता रहे, लेकिन अपने ऊपर हमेशा शक करते रहना चाहिए। और खुद को अपने आप अंदर से कुछ मान लेना कि मैं ये हो गया हूँ अब, तो कहीं न कहीं एक तरह का इत्मीनान है। कहीं न कहीं आपने ये सोच लिया है कि चलिए आप कुछ हो गए। मुझे नहीं लगता कि हमको ये समझना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हमें बदलते रहना चाहिए, और हमें सीखना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने एक फ़ील्ड में पूरी कामयाबी के बाद भी, ख़ास तौर पे साहित्य में, तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैं इस मामले में उर्दू के एक शायर से बहुत सीखता हूँ, इदरीस बाबर से। उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और उसका एक शेर सुनाता हूँ आपको, लानत उस पर जो लानत उस पर जो दाद चाहता हो, लानत उस पर जो दाद चाहता हो और उस पर जो वाह-वाह करे। तो वो कहता है कि भाई वाह-वाह कीजिए, आप जो है वो शायरी, मतलब अपने, ज़ाहिर है कि आप किसी तरह से तो बदलेंगे ना अपने आप को, एक अपने अंदर एक मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो होते रहना चाहिए। तो ये मसला टाइटल देने का नहीं है बेसिकली, ये मसला है कि आप उस टाइटल को स्वीकार तो बहुत आसानी से नहीं कर और रहे। हमारे दोस्त जो हैं अविनाश, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शायर तो आदमी तब होता है जब, शायद उन्होंने लिखा था कुछ ऐसा फ़ेसबुक पे, क्या है लोगों, तुम जब शायर बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें अपने बैंक बैलेंस की फ़िक्र है। तो आदमी को जब तक बैंक बैलेंस की फ़िक्र रहेगी, तब तक वो शायर जो है, बहुत ज़रूरी है ना। आप बहुत सारी फ़िक्रें करके, बहुत सारे माल जमा करने के चक्कर में, ये भी होता है ना आजकल तो बहुत सारे शोहरत, बंधनों में। हाँ, बहुत सारे बंधनों में। शोहरत भी एक ज़िम्मेदारी की तरह लोगों पे आ जाती है। अरे साहब नहीं, मुझे जो है वो मशहूर रहना है, मशहूर बिल्कुल, होना है, बिल्कुल आ मशहूर। जाती है, बिल्कुल आ जाती है। क्योंकि आप ये देखिए कि फ़ेसबुक पर बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा उम्दा लिखा है, लेकिन अब कहीं न कहीं उनकी एक प्रवृत्ति ये नज़र आती है कि अच्छा मुझे अब अपने फ़ॉलोअर्स को एंगेज करके रखना है। मुझे लगातार कुछ हाँ, न कुछ बिल्कुल। कहते रहना है, कुछ न कुछ बोलते रहना है। तो ख़ैर चलिए, दोनों इन पर तो तरफ का, बातें होती बिल्कुल रहेंगी। सही जी, बात। जी। तसनीफ़, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और बहुत सारे मैं सवाल लेकर आया था, लेकिन मुझे लगा कि आपने शायद पहले उनके जवाब दे दिए, तो वो उन पे बात होती रहेगी आगे भी। और जो मैंने आपको बताया कि हम हाल ही में अक्कड़-बक्कड़ एक पॉडकास्ट शुरू किया है, जिस पर हम किताबों पर और कहानियों पर हम बात करते हैं। आगे आने वाले समय में शायद फ़िल्मों पे भी कुछ बातें करें, और मैं आपको उसमें भी आमंत्रित करता हूँ कि आपके साथ किताब और कहानी पर जब मैं बात करता हूँ, तो मुझे मतलब फ़ोन पे बहुत बहुत मज़ा आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पाठक भी आपको कहानी और किताबों में बात करते हुए सुने, और उनको पता लगे कि एक मतलब 2 अलग नज़रिए उनके सामने पेश हों। तो उसमें भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप प्लीज़ आइएगा, और हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया तस्नीम। बहुत-बहुत शुक्रिया पुनीत, आपसे जब भी बात होती है बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया इसमें बुलाने के लिए। जी, जी, थैंक यू।